ग्रामीण क्षेत्रों में जा जाकर ब्रिटिशर्स जो हैं अपनी आर्मी में हमारे इंडियन लोगों को भर्ती कर रहे थे कि जो मिडिल क्लास लोग थे वो ये चाहते थे कि हमारे पास एक तरीके से हम ब्रिटिश शासन से आज़ाद हो जाए, हमें हमारे इंडियन इंस्टीट्यूशंस में नौकरी मिले, काम मिले, पढ़ाई लिखाई करने का मौका मिले, ऑल ऑफ दैट। पूना पैक्ट साइन करा गया, डिप्रेस्ड क्लासेस को रिजर्वेशन मिली प्रोविंशियल सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के अंदर, मतलब स्टेट में भी सेंट्रल लेवल पे भी, लेकिन उनको वोट करा जाएगा जनरल इलेक्टोरेट से ही। हेलो एवरीवन, दिस इज योर एसएसटी एजुकेटर उज्ज्वला पुंज और आप सभी लोगों का स्वागत है आज के हमारी इस क्लास में, जहां पर हम पढ़ने जा रहे हैं हमारे हिस्ट्री का चैप्टर जिसका नाम है नेशनलिज्म इन इंडिया, जिसको हम लोग हिंदी में भारत में राष्ट्रवाद भी बोलते हैं। और ये चैप्टर काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि बच्चों ये हमारे देश के इतिहास से जुड़ा है। आज हम जो इंडिपेंडेंस एंजॉय करते हैं, जो राइट्स एंजॉय करते हैं, जो फ्रीडम एंजॉय करते हैं, ये सारी चीजें हमारे पास इस वजह से हैं क्योंकि लोगों ने हमारे इतिहास में इसके लिए संघर्ष करा है, इसके लिए लड़ाई करी है और इसको ब्रिटिशर्स से हासिल करा है। तो ये ना जो चीज है ये हम ऐसे जाया नहीं जाने दे सकते और इतने लोगों का जो कंट्रीब्यूशन रहा है उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर हमें असलियत में ये चीज समझाएगा और दिखाएगा कि हमने अपने पास्ट में कितना संघर्ष करा, कितना स्ट्रगल करा, वो जो एक नेशनलिज्म की फीलिंग है वो कैसे हमारे भारतवासियों में क्रिएट होती है, एंड हाउ डिड वी ड्राइव आउट द ब्रिटिश कॉलोनियल रूलर्स आउट ऑफ इंडिया। उनको हमने उनके घर वापस कैसे पहुंचाया था, उनकी घर वापसी कैसे कराई थी। तो ये सारी चीजें हम लोग इस चैप्टर में देखने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं। चैप्टर को शुरू करते हैं, लेकिन सबसे पहले बच्चों बात को समझते हैं कि असलियत में नेशनलिज्म शब्द का मतलब क्या होता है। नेशनलिज्म यानी कि राष्ट्रवाद, ये कोई चीज नहीं है, ये एक फीलिंग है ना, एक फीलिंग है। आप जो अपने देश के लिए प्राइड फील करते हो, जो गर्व महसूस करते हो, जब भी हम इंडियन क्रिकेट टीम को खेलते हुए देखते हैं, हम चीयर करते हैं ना, इंडिया इंडिया इंडिया, तो वो एक नेशनलिस्ट फीलिंग ही है। जब हम अपने भारत के झंडे को देखते हैं, हम मतलब बिल्कुल ऐसे खड़े हो जाते हैं रिस्पेक्ट देने के लिए। जब हम अपना नेशनल एंथम सुनते हैं, जब हम वंदे मातरम सुनते हैं, तो ये सारी चीजें क्या है? दिस इज बिकॉज वी हैव दैट फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म विद इन अस। और ये जो फीलिंग है, एक कलेक्टिव आइडेंटिटी, जो लोग अपने आप को समझते हैं कि हम सब भारतीय हैं, हम सब देशवासी हैं, भारत के देशवासी हैं, ये जो कलेक्टिव आइडेंटिटी क्रिएट हुई है, एक जो हमारा कॉमन इतिहास रहा है, एक जो हमने संघर्ष करा है, इन सभी चीजों से मिलकर नेशनलिज्म बनता है। हमारे भारत में बहुत ही अलग अलग लोग रहते थे, लेकिन ये जो डाइवर्सिटी थी, इस डाइवर्सिटी को एकजुट करने वाली एक ही चीज थी कि सब लोगों के अंदर एक चीज कॉमन थी। वो चीज क्या थी? ब्रिटिश के लिए हेट्रेड। तो हमारा जो एंटी कॉलोनियल मूवमेंट था, जो कॉलोनाइजर्स के खिलाफ था, दैट वाज आवर नेशनल मूवमेंट, है ना, नेशनलिस्ट मूवमेंट। ओके, तो वो जो नेशनलिस्ट मूवमेंट आता है वो आता है एंटी कॉलोनियल उस चीज के खिलाफ में, और इसी से सारे भारतवासी यूनाइट होते हैं। सभी लोग अलग अलग तरीके का शोषण झेल रहे थे ब्रिटिश रूल के तहत, और सभी एकजुट हो जाते हैं और उन ब्रिटिशर्स को निकालने में लग जाते हैं। और ये जो कहानी है ये चलेगी महात्मा गांधी के आगमन से। तो गांधी जी भारत वापस आएंगे, वो अपने सत्याग्रह का आइडिया देंगे, रॉलेट एक्ट के खिलाफ सत्याग्रह ऑर्गेनाइज करेंगे, उसके बाद नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट आएगा, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट आएगा। तो ये सारी की सारी चीजें हम लोगों को इस चैप्टर में देखनी है। फटाफट से कर लेते हैं चैप्टर की शुरुआत, लेकर भारत माता का नाम एंड जय हिंद बोलकर फटाफट से स्टार्ट करते हैं। और यहां पर बच्चों, यस, दिस इज द चैप्टर नोन एज नेशनलिज्म इन इंडिया। अगेन एंड अगेन मैं इसलिए बोल रही हूं कि आपके दिल में भी वो प्राइड वाली फीलिंग आ जाए। चलिए तो देखते हैं यहाँ पर बात क्या हो रही है। सबसे पहले चैप्टर शुरू होता है, इसकी टाइमलाइन को याद रखिए। टाइमलाइन यानी कि समय को याद रखिए कि कब से हम इसको पढ़ रहे हैं, कौन से इतिहास को हम लोग देख रहे हैं। तो 1914 से लेके 1918 तक, आपको पता है 1914 से लेके 1918 तक चला था हमारा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। क्या चला था? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। अब आप सभी को पता है कि ये जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था, ऑब्वियसली इंडिया तो इसमें कोई हिस्सेदार था नहीं, वी वर नॉट अ पार्टिसिपेंट ऑफ दिस वॉर, बट स्टिल ये वॉर हमें कंसर्न क्यों करता है? बिकॉज जो हमारे देश पे कॉलोनाइजर्स बैठे थे, ब्रिटिशर्स, वो लोग इस वॉर का हिस्सा थे, और कहीं ना कहीं उस वॉर का जो प्रभाव है वो हम लोगों पर भी आ गया। हम तो बेचारे कहीं थे भी नहीं आसपास, लेकिन स्टिल हमें झेलना पड़ा। अब देखिए यहां होता क्या है। In the years after 1919, we see the national movement spreading to new areas, incorporating new social groups, developing new modes of struggle.
यहाँ पर ना बेसिकली बच्चों आपको ये बताया जा रहा है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद में एक नई पॉलिटिकल और एक नई सी इकोनॉमिक सिचुएशन इंडिया में भी क्रिएट हो गई थी। ठीक है, सो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हैड क्रिएटेड अ न्यू इकोनॉमिक एंड अ पॉलिटिकल सिचुएशन। एक नई आर्थिक और राजनीतिक स्थिति को इसने क्रिएट करा था। क्यों, कैसे, देखिए, defense expenditure was financed by war loans and increasing taxes, custom duties raised, income tax was introduced। तो ब्रिटिशर्स ने क्या करा, क्योंकि उनका बहुत खर्चा हो गया था वॉर में, तो अब खर्चा कहीं से तो वसूलना है, तो बेचारे इंडियंस चलो इनसे भी अपना खर्चा वसूलते हैं। तो वॉर के लिए उन्होंने लोन भी लिया था, बट कहीं ना कहीं उन्होंने हम लोगों पर टैक्सेस को भी बढ़ा दिया, इंडियंस पे टैक्सेस को बढ़ा दिया। हम तो वॉर में हिस्सा भी नहीं ले रहे थे, हमारे पे टैक्सेस को बढ़ा दिया, ट्रेड वगैरह पे कस्टम ड्यूटीज जो टैक्सेस है उनको इंक्रीज कर दिया, इनकम टैक्स लगा दिया लोगों की इनकम के ऊपर। तो बहुत गलत करा हमारे साथ। साथ ही में जो एसेंशियल कमोडिटीज होती हैं, बहुत जरूरी जो सामान होता है, जो लोग रोजमर्रा की जिंदगी में जो उन्हें खरीदना होता है, उसके दाम बढ़ जाते हैं। अब गरीब आदमी उसे अफोर्ड भी नहीं कर पा रहा। साथ ही में फोर्स रिक्रूटमेंट इन रूरल एरियाज, ग्रामीण क्षेत्रों में जा जाकर ब्रिटिशर्स जो है अपनी आर्मी में हमारे इंडियन लोगों को भर्ती कर रहे थे। आप खुद सोचिए, कल को आपको बोला जाए कि आपको इंडियन आर्मी में सर्व करना है, तो आप जाओगे क्योंकि आपका देश प्रेम है ना, मैं इस देश में रहती हूं, मेरा देश के लिए प्रेम है, मैं उसके लिए मरने को भी तैयार हूं। लेकिन आपको कोई पकड़कर ब्रिटिश आर्मी में डाल रहा है जबरदस्ती, आप क्यों लड़ोगे उनकी आर्मी के लिए, है ना? वो ना तो हमारा देश है, ना हमें उससे कोई प्यार है। तो वही वाली चीज आती है, यहाँ पर फोर्स रिक्रूटमेंट किया जा रहा था, हमारे लोगों को पकड़ पकड़ के ब्रिटिश आर्मी में डाला जा रहा था, जिसकी वजह से इंडियंस और आग बबूला हो जाते हैं। उनके अंदर जो गुस्सा है ब्रिटिशर्स के खिलाफ वो बढ़ने लग जाता है। In 1918, 19 and 2021, crop failure in many parts of India accompanied by an influenza epidemic। तो एक के बाद एक बुरी से बुरी स्थिति यहाँ पर आती जा रही थी। क्रॉप फेलियर हो जाता है बच्चों, यानी कि फसलें खराब हो जाती हैं, जिसकी वजह से क्रॉप्स की सप्लाई कम हो गई। अब सप्लाई कम होगी तो क्रॉप्स मार्केट में कम है, दाम उनका बढ़ जाएगा। वही बात है, गरीब आदमी उनको खरीद नहीं पाएगा। साथ ही में एक बीमारी जो है एपिडेमिक, एक लोकल एरिया में जो बीमारी फैलती है उसको एपिडेमिक बोला जाता है। एपिडेमिक फैल गया, वो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम वगैरह इन्फ्लुएंजा की फैल जाती है, तो लोगों को और भी ज्यादा दिक्कत का सामना यहाँ पर करना पड़ता है। अब इस पूरे सिनेरियो के अंदर जहां पर एक के बाद एक फेक फेक के मुश्किलें आ रही हैं, यहां पर बच्चों एक मसीहा की तरह हमारे देश में वापस लौटते हैं महात्मा गांधी। सो ही रिटर्न टू इंडिया। कहां थे वो मैम, कहां पे थे? घूमने गए थे? घूमने नहीं गए थे बच्चों, वो बेसिकली एक्चुअली साउथ अफ्रीका से आते हैं। वहां पर जो रेसिस्ट रेजिम था, जो ब्लैक्स और व्हाइट्स के बीच में ऐसे डिस्टिंक्शन करते थे ना, वो अपार्थाइड की पॉलिसीज फॉलो करते थे, हमने क्लास 9th में पढ़ा था। तो वो अपार्थाइड के खिलाफ भी लड़कर आ रहे हैं और अब वो वापस अपने देश लौटते हैं। ठीक है, और देश वापस लौटने के बाद में, कब देश वापस लौटते हैं? इन जनवरी 1915। देश वापस लौटने के बाद में गांधी जी इंट्रोड्यूस करते हैं अपना एक लड़ाई करने का मेथड, कि कैसे लड़ना है। और वो लड़ने का मेथड क्या है? वो लड़ने का मेथड है सत्याग्रह। ठीक है, तो ये कैसा मेथड है मैम? हमने तो लड़ाई सिर्फ ऐसे मुक्के वुक्के वाली देखी है ना, एक दूसरे को बुरा भला बोलकर मुक्का वुक्का मार के लड़ाई करनी हमने तो वैसी ही देखी है। ये गांधी जी ने क्या बता दिया, ये सत्याग्रह कौन सी लड़ाई है? अब तो देखिए बच्चों, समझते हैं। आइडिया ऑफ सत्याग्रह emphasized on the power of truth and the need to search for truth। देखो यार, जब हम सत्याग्रह की बात करते हैं ना, तो ये ना दो शब्दों से बना है, सत्य और आग्रह। सत्य का मतलब होता है ट्रूथ, यानी कि सच, और आग्रह का मतलब होता है टू होल्ड फर्म, यानी कि सच को बनाए रखना, सच को बरकरार रखना। अब गांधी जी ये बोलते थे कि सच से बड़ी ना कोई भी चीज नहीं है। अगर आप किसी ऐसे इंसान के खिलाफ लड़ रहे हो जो गलत है, ठीक है, तो आपका ओपोनेंट पहली बात तो अगर गलत है, अगर वो आपके साथ अन्याय कर रहा है और आप बिल्कुल सच्चे इरादे से लड़ रहे हो, तो जरूरी नहीं है कि आपको उससे लड़ाई करने के लिए उसकी तरह ही बनना है, कि अगर वो गलत है तो आप भी गलत बन जाओ, वो मार रहा है तो आप भी मारपीट चालू कर दो। नहीं, आपको लड़ाई करनी है अपने सच के दम पर। आपको उस ओपोनेंट की जो अंतरात्मा है, उस अंतरात्मा को यह जागरूकता देनी है कि वो गलत है। अगर आपने उसकी कॉन्शियंस को ये रियलाइज करवा दिया कि वो गलत है, तो वो अपने आप रुक जाएगा,
समझ में आई बात? तो गांधी जी कहते थे कि आप सिर्फ सच के बेसिस पे लड़ो, नॉन वायलेंस के तरीके से लड़ो, आपको वायलेंट नहीं होना है, ठीक है, आपको साइलेंट रहना है, वायलेंट नहीं होना है। आपको बस इतना मेक श्योर करना है कि आप अपने ओपोनेंट की जो अंतरात्मा है उसको रियलाइज करवाओ कि वो गलत है। जब उसे रियलाइज हो जाएगा वो अपने आप रुक जाएगा, वहीं पर आप लड़ाई जीत जाओगे। तो ये यही बोलते हैं, पावर ऑफ ट्रूथ पे सच ढूंढने की बात करते हैं। सजेस्टेड दैट इफ द कॉज वाज ट्रू, द स्ट्रगल वाज अगेंस्ट इनजस्टिस, देन फिजिकल फोर्स वाज नॉट नेसेसरी टू फाइट द ऑप्रेसर। तो यहां पर वो यही बोलते हैं कि अगर आप सच्चाई के लिए लड़ रहे हैं और अगर आपका जो संघर्ष है वो अन्याय के खिलाफ है, तो आपको वायलेंट होने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ उसकी कॉन्शियंस जो है, जो अंतरात्मा है, उसको परसुएड करना है टू सी द ट्रूथ, एंड जब उसको सच दिख जाएगा वो अपने आप ठीक हो जाएगा। और बच्चों, इसी आइडिया के साथ गांधी जी बिल्कुल पीसफुल तरीके से अपना स्ट्रगल चालू करते हैं, सत्याग्रह से लड़ाई अपनी करनी चालू करते हैं। एंड पहली 3 जगहें जहां पर वो सत्याग्रह को ऑर्गेनाइज करते हैं, सबसे पहले है 1917 में चंपारण इन बिहार। यहां पर जो स्ट्रगल था वो था बच्चों हमारे जो इंडिगो प्लांटर्स थे उनके खिलाफ में, ठीक है। तो हमारे पेजेंट्स के सपोर्ट में गांधी जी जाते हैं चंपारण के अंदर, और वो पेजेंट्स बेचारे बहुत मुश्किल से जूझ रहे होते हैं, बिकॉज उनसे जबरदस्ती इंडिगो जो है, नील है, उसकी खेती कराई जा रही होती है, तो उसके खिलाफ वो लड़ते हैं। उसके बाद 1917 में ही खेड़ा डिस्ट्रिक्ट जो है गुजरात का, वहां पर सत्याग्रह को ऑर्गेनाइज करा जाता है। तो खेड़ा डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी जो पेजेंट्स हैं वो काफी परेशान होते हैं, क्रॉप फेलियर की वजह से भी परेशान होते हैं, रेवेन्यू डिमांड भी वो पे नहीं कर पा रहे होते, तो उन पेजेंट्स के सपोर्ट में जाते हैं। और फिर यहाँ पे तीसरी जगह पर अहमदाबाद, जो कि गुजरात में ही है, वहां पर 1918 में गांधी जी एक और सत्याग्रह को ऑर्गेनाइज करते हैं। और अहमदाबाद के अंदर जो कॉटन मिल वर्कर्स होते हैं, जो कॉटन फैक्ट्रीज में वर्कर्स काम कर रहे होते हैं, उनके सपोर्ट में गांधी जी सत्याग्रह ऑर्गेनाइज करते हैं, क्योंकि वो वर्कर्स बेचारे काफी परेशान होते हैं, उनको लंबे लंबे समय तक काम करवाया जाता है, उतना पैसा भी नहीं दिया जाता, बड़ी पुअर कंडीशंस में रखा जाता है। सो उनके सपोर्ट में गांधी जी सत्याग्रह ऑर्गेनाइज करते हैं। पीसफुल प्रोटेस्ट, है ना, कि अगर आप सच्चे हो तो जीत आप ही की होगी, ट्रूथ विल ऑलवेज प्रिवेल, ऐसा ही गांधी जी मानते थे। मेरे को पता है कि आजकल के जमाने में हमारे बच्चे ऐसे सोचेंगे, मैम ये तो बिल्कुल ये फ्लॉड आइडिया है, मतलब ऐसे तो नहीं होता है। गांधी जी की फिलॉसफी पता है ना आप लोगों को? अगर आपने बच्चों वो मूवी देखी है लगे रहो मुन्ना भाई, तो आपको ना ये चीज और भी ज्यादा अच्छे से समझ में आएगी। तो उस मूवी में बिल्कुल ऐसे बताया, गांधीगिरी, गांधीगिरी टर्म दिया गया है कि अगर एक इंसान आपके लेफ्ट गाल पे थप्पड़ मारे, राइट आगे कर दो, राइट पे मारे लेफ्ट आगे कर दो, पर कब तक इंसान थप्पड़ खाएगा? लेकिन गांधी जी कहते थे नहीं, तुम्हें नहीं बनना है, अगर दूसरा गलत है उसकी तरह नहीं बनना है, सच का साथ देना है। ठीक है, तो आप लोग एग्री करते हो इससे कि नहीं, कि सत्याग्रह से सही में क्या जीत हासिल करी जा सकती है कि नहीं करी जा सकती? डू लेट मी नो, ठीक है। चलिए, तो सत्याग्रह की बात होती है और इसके बाद बच्चों आती है एक बहुत ही भयानक एक्ट, विच इज द रॉलेट एक्ट। अब ना ब्रिटिशर्स बाज आने वालों में से नहीं थे। ब्रिटिशर्स हमेशा बच्चों यहाँ पर लगे पड़े रहते थे, किसी तरीके से हम इंडियंस को कैसे दबाया जाए, कैसे उनका शोषण करा जाए, और खुद की पावर इंक्रीज करने में लगे रहते थे। और इसी चीज के लिए वो एक एक्ट लेकर आते हैं, एक सॉर्ट ऑफ लॉ लेकर आते हैं, विच वॉज द रॉलेट एक्ट। अब इस रॉलेट एक्ट के तहत होता क्या है? इट गेव द गवर्नमेंट इनॉर्मस पावर्स टू रिप्रेस द पॉलिटिकल एक्टिविटीज। पॉलिटिकल एक्टिविटीज को दबाने के लिए गवर्नमेंट को बहुत सारी पावर मिल जाती है यहां पर। कैसे? तो देखिए, इट अलाउड डिटेंशन ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर्स विदाउट अ ट्रायल फॉर 2 years। बच्चों, अगर ब्रिटिश गवर्नमेंट को ये लगेगा कि कोई भी व्यक्ति उनके खिलाफ प्रदर्शन कर रहा है या फिर उनके खिलाफ बोल रहा है, कुछ भी एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, तो वो उसको पकड़कर उसको जो है प्रिजनर बना सकते हैं, उसको डिटेन कर सकते हैं, और उस पे जो मुकदमा है ना वो भी नहीं चलेगा 2 साल तक। मतलब मुकदमे का राइट होता है, एक अरेस्टेड पर्सन का राइट होता है। जैसे हम बोलते हैं ना कि यू आर लाइक नॉट गिल्टी अंटिल यू आर प्रोवन गिल्टी। आप तब तक गुनहगार नहीं हो जब तक प्रूव नहीं कर दिया जाता कि आप गुनहगार हो। बट यहाँ पे प्रूव करने का मौका ही नहीं दे रहे हैं, तो जो ट्रायल है वो आप पे चलेगा नहीं। 2 साल तक आपको बस पकड़ के इसे जेल में डाल देंगे, डिटेन करके रख लेंगे, कहीं जा भी नहीं पाओगे, आप कुछ कर भी नहीं पाओगे। तो इस तरीके से
एक बहुत ही क्रूर एक्ट थी ये, और गांधी जी को तो बिल्कुल भी पसंद नहीं आई कि क्या हो रहा है। और ये एक्ट इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल द्वारा पास करी गई थी डिस्पाइट द ऑपोजिशन फ्रॉम द इंडियन मेंबर्स। हमारे इंडियन मेंबर्स ने इसके खिलाफ अपोज भी करा था कि आप इसको क्यों पास कर रहे हो, बट स्टिल ब्रिटिशर्स ने इसको पास कर ही दिया और ये एक्ट पास हो गई। और इससे ब्रिटिशर्स को बहुत सारी पावर्स मिल गई, हमारे लीडर्स को पॉलिटिकल इन एक्टिविटीज में जो इन्वॉल्व थे लोग, उनको अरेस्ट करने की। ओके, नाउ होता क्या है, ऑब्वियसली गांधी जी इसके खिलाफ एक सत्याग्रह ऑर्गेनाइज करते हैं और फिर बहुत मारपीट होती है। हमारे इंडियन लोग जो हैं वो भी सड़कों पर उतर आते हैं, लड़ते हैं। ब्रिटिशर्स के जो जो उनको पोस्ट सिंबल्स, हर चीज जो दिखती है, जैसे पुलिस स्टेशन, जो भी चीज सरकारी जो भी चीजें हैं, हम लोग इंडियंस वहां पे जाके अटैक करते हैं और ब्रिटिशर्स हम पे उल्टा अटैक करते हैं। तो बहुत से लोग इसमें इधर से लड़ रहे हैं, उधर से लड़ रहे हैं, मारपीट वगैरह सब चल रही है। पीसफुल तरीके से कुछ भी नहीं हो पाता है। गांधी जी और दो सत्याग्रह ऑर्गेनाइज करते हैं इसके खिलाफ, बट स्टिल कुछ भी पीसफुल नहीं हो पाता है। और बच्चों, उसी दौरान अमृतसर में मार्शल लॉ को लगा दिया जाता है। तो मार्शल लॉ वाज इम्पोज्ड एंड जनरल डायर को जो है कमान सौंप दी जाती है। ये थे जनरल डायर, और ना इनके नाम में ही डाय शब्द आ रहा है, और अभी कितने लोगों को मारेंगे आप देखेंगे खुद से। Let us talk about the Jallianwala Bagh incident, which is a very important incident in the history of India. क्यों important है? इसको ना एक फेमस इंसिडेंट नहीं बल्कि एक इनफेमस इंसिडेंट बोला जाता है। इनफेमस क्यों? बिकॉज इट इज फेमस फॉर द रॉन्ग रीजंस। गलत रीजंस की वजह से ये इंसिडेंट फेमस है। अब ये सारी लड़ाई झगड़ा चलता रहता है, रॉलेट एक्ट के खिलाफ हम लोग लड़ रहे हैं, वो लोग हमें सप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं, बट अल्टीमेटली बच्चों हम लोग देखते हैं कि अमृतसर के अंदर एक जगह होती है जलियांवाला बाग। वहां पर बैसाखी के दिन पर बहुत सारे लोग गैदर्ड होते हैं, बहुत सारे लोग वहां पर आते हैं उस जलियांवाला बाग के ग्राउंड में। बीइंग फ्रॉम आउटसाइड द सिटी, many villagers were unaware of the martial law that had been imposed. Dyer entered the area, blocked the exit points, opened fire the crowd and killed hundreds of the people who were inside the Jallianwala Bagh. बेसिकली क्या होता है, बैसाखी का दिन था। बैसाखी पंजाब के अंदर एक बहुत बड़ा त्योहार होता है। बैसाखी के दिन पे जलियांवाला बाग में कुछ लोग वहां पे मेले को अटेंड करने आए हुए थे, बैसाखी का जो मेला होता है, और बहुत से लोग शहर के बाहर से थे, तो उनको पता नहीं था कि यहाँ पर मार्शल लॉ जैसी कोई चीज, मतलब मिलिट्री को कमान सौंप रखी है, ऐसा कुछ उन्हें पता नहीं था। और बहुत से लोग जलियांवाला बाग के अंदर एक पीसफुल प्रोटेस्ट करने भी आए थे। अब उसी एरिया में जनरल डायर घुसते हैं, वहां पे जो एग्जिट गेट है उसको ब्लॉक करते हैं, और जितने भी लोग अंदर होते हैं, चाहे वो मेले को अटेंड करने आए थे या फिर प्रोटेस्ट करने आए थे, वो नहीं देखते, ना आप देखते हैं ना ताव, लोगों पे गोलियां दागनी चालू कर देते हैं और सभी लोग जो कि अंदर थे उनको मार देते हैं। मैं बच्चों जलियांवाला बाग जा रखी हूँ, और मैंने वहां पे देखा है कि एक ना वहां कुआं है, ठीक है, तो उस कुएं को भी कवर कर रखा है। तो मैंने वहां पे पूछा किसी से कि ये कुआं मतलब क्यों है, यहाँ पर इसको कवर क्यों कर रखा है। तो लोग बोलते कि बहुत से लोग वहां ऐसे भी थे जिन्होंने खुद से कुएं में कूद के अपनी जान दे दी थी कि हमें ब्रिटिशर्स के हाथों नहीं मरना है, तो खुद से ही उन्होंने कूद के अपनी जान उस समय पर दे दी थी। और वहां पे पता है आज भी खून के निशान है दीवारों पर। तो अगर आप वो चीज देख लेते हो ना, आपका दिल वैसे ही दहल जाता है कि ऐसा भी हुआ है। तो जनरल डायर ने वहां बहुत से लोगों को मारा, और उसके बाद जाहिर सी बात है कि यहाँ पर मतलब बहुत वायलेंस क्रिएट हो गई है। गांधी जी आए तो इस इंटेंशन के साथ थे कि मैं बिल्कुल नॉन वायलेंट रहूंगा, जो भी स्ट्रगल हम करेंगे वो नॉन वायलेंट रहेगा, बट कहाँ कहाँ हो पा रहा है। तो यहाँ पर अब होता क्या है, जब जनरल डायर से पूछा जाता है कि आपने इतना भयानक जो है ये चीज क्यों करी है, तो वो बताते हैं कि माई ऑब्जेक्ट एज ही डिक्लेयर्ड वॉज टू प्रोड्यूस अ मॉरल इफेक्ट टू क्रिएट इन द माइंड्स ऑफ द सत्याग्रहीज अ फीलिंग ऑफ टेरर एंड ऑ। तो कहते हैं कि मैं ना इनको सबक सिखाना चाहता था, इन सभी सत्याग्रहियों के मन में एक डर की फीलिंग को क्रिएट करना चाहता था कि अगली बारी अगर तुम लोग सोच भी रहे हो हमारे खिलाफ जाने की या फिर कुछ करने की, तो उससे पहले तुमको डरना चाहिए, उससे पहले तुम्हारे अंदर एक डर होना चाहिए, एक खौफ होना चाहिए। तो मैं वही क्रिएट करना चाहता था। तो आप सोच रहे हैं इनका माइंडसेट, ये गांधी जी के बिल्कुल उल्टे हैं भाई, ये सिर्फ वायलेंस में विश्वास रखते हैं, ठीक है। अब बच्चों इस दर्दनाक इंसिडेंट के बाद जरा आगे चलते हैं, और यहां पर गांधी जी को रियलाइज होता है कि हमारी ये छोटी मोटी कोशिश से तो कुछ भी होने नहीं वाला है, अब हमें एक लार्जर स्केल पे कुछ करने की जरूरत है।
तो नाउ महात्मा गांधी फेल्ट द नीड टू लॉन्च अ मोर ब्रॉड बेस्ड मूवमेंट इन इंडिया, and no such movement could be organized without bringing the Hindus and Muslims closer together. So he took up the Khilafat issue. तो गांधी जी को ये रियलाइज होता है कि कोई भी आंदोलन अगर मैं एक बड़े स्केल पे ऑर्गेनाइज करना चाहता हूं अंग्रेजों के खिलाफ, वो तब तक मुमकिन नहीं है जब तक मैं हिंदुओं और मुसलमानों को साथ में नहीं लेकर आऊंगा। एंड इसी वजह से बच्चों वो खिलाफत इशू को भी शामिल करने की कोशिश करते हैं। अब सवाल ये उठता है कि व्हाट वाज द खिलाफत इशू। ध्यान से सुनिएगा, बहुत बारी ना आप लोगों को कंफ्यूजन होती है कि खिलाफत इशू क्या है, और फिर आप लोग मेरे को पता है पूछोगे भी, तो इसलिए ध्यान से अभी सुन लो। तो हुआ क्या था बच्चों, जब वर्ल्ड वॉर खत्म हुई थी, वर्ल्ड वॉर के खत्म होने के बाद में हमारा जो ऑटोमैन टर्की था वो हार गया था। क्या था? वो हारी हुई टीम में था। अब क्योंकि वो हारी हुई टीम में था तो ऐसे रूमर्स उड़ते हैं कि इसके ऊपर, मतलब जो इनके स्पिरिचुअल हेड है मुस्लिम्स के, इस्लाम के, खलीफा की जो टेम्पोरल पावर्स हैं, यानी कि जो पावर्स उनके पास है वो छीन ली जाएंगी और एक बहुत ही हार्श पीस ट्रीटी उन पर लगने वाली है। ठीक है, एक हार्श पीस ट्रीटी जो है उन पे लगने वाली है क्योंकि हार गए हैं, और जो खलीफा है उनकी टेम्पोरल पावर्स को छीन लिया जाएगा इसके थ्रू। अब खलीफा की टेम्पोरल पावर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए पूरे वर्ल्ड वाइड हमारे जो इस्लामिक धर्म में लोग मानते हैं, यानी कि जो मुस्लिम्स हैं, वो सभी एकजुट हो जाते हैं और हम लोग देखते हैं कि खिलाफत कमेटी को फॉर्म भी करा जाता है मार्च 1919 में। ठीक है, और बच्चों हमारे लाइक दो भाई, कौन से दो भाई? हमारे मोहम्मद अली और शौकत अली। तो ये एक यंग जनरेशन थी मुस्लिम लीडर्स की, ये लोग महात्मा गांधी जी के साथ में आइडिया को डिस्कस भी करने लगते हैं और गांधी जी भी बताते हैं इनको कि देखो मैं एक ब्रॉड लेवल पे मास मूवमेंट ऑर्गेनाइज करना चाहता हूं और उसके लिए मेरे को आपका सहयोग चाहिए, तो मैं आपका जो खिलाफत इशू है उसको भी साथ में शामिल करना चाहता हूं। और मोहम्मद अली, शौकत अली भी उनके साथ डिस्कस करने लगते हैं कि कैसे हम लोग साथ में मिलकर ये संघर्ष कर सकते हैं, और डिस्कशंस वगैरह चलते हैं। और उसके बाद क्या होता है, यहां पर गांधी जी लेकर आते हैं अपना नॉन कोऑपरेशन का आइडिया। ये थी बच्चों वो ब्रॉड बेस्ड मूवमेंट जो इनको लागू करनी थी, जो चालू करनी थी, विच वॉज द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। नॉन कोऑपरेशन का मतलब पता है? नॉन कोऑपरेशन का मतलब होता है असहयोग आंदोलन, कि हम आपका साथ नहीं देंगे। किसका साथ नहीं देंगे? ब्रिटिशर्स का साथ नहीं देंगे। तो आइडिया क्या था, पहले इसको समझिए। गांधी जी किताब में बताते हैं, हिंद स्वराज 1909 में गांधी जी इस नॉन कोऑपरेशन के आइडिया के बारे में बात करते हैं और बोलते हैं कि अभी तक ब्रिटिशर्स का शासन भारत में इस वजह से चल रहा है बिकॉज वी इंडियंस आर कोऑपरेटिंग विद देम। हम लोग उनका सहयोग देते हैं, इसलिए वो अभी तक हम पे राज कर पा रहे हैं, शासन कर पा रहे हैं। जिस समय हमने उनका सहयोग करना ही बंद कर दिया, उनका साथ देना ही छोड़ दिया, उस समय स्वराज 1 साल के अंतर्गत आ जाएगा। विद इन 1 ईयर हमारा जो रूल है खुद का हमारे पे आ जाएगा और ब्रिटिशर्स भाग जाएंगे। बट क्योंकि हम उनका साथ देते हैं ना, इसलिए उनका रूल टिका पड़ा है। तो अब जरूरत किस चीज की है? जरूरत है उनके साथ कोऑपरेट ना करने की। तो वी नीड टू स्टॉप कोऑपरेटिंग विद देम। एंड ये पूरा आइडिया था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का, जो कि इन्होंने हिंद स्वराज में बताया था। ठीक है, अब ये बोलते हैं कि मूवमेंट ऐसे नहीं होगा कि रातों रात आप जो है उनका पूरा सहयोग करना छोड़ दो, ऐसे तो हो ही नहीं सकता है, पॉसिबल ही नहीं है। तो इट विल अनफोल्ड इन स्टेजेस। स्टेजेस में जो है इसको अनफोल्ड करा जाएगा, धीरे धीरे इसको अनफोल्ड करा जाएगा। लाइक लोग जो टाइटल्स हैं जो सरकार ने उनको दिए होते हैं वो गिव अप कर देते हैं। बहुत सारी चीजें भी आप देखोगे क्या क्या होता है इस मूवमेंट के तहत। इन केस, और साथ में गांधी जी ये भी बोलते हैं कि इन केस द गवर्नमेंट यूज्ड रिप्रेशन, अगर सरकार ने हमारे साथ किसी भी तरीके की वायलेंस करी, हमें दबाने की कोशिश करी, तो अ फुल फ्लेजेड सिविल डिसोबीडियंस कैंपेन वुड बी लॉन्च्ड। तो फिर क्या होगा? एक फुल फ्लेजेड तरीके से, एक पूर्ण तरीके से एक सिविल डिसोबीडियंस कैंपेन हम लॉन्च कर देंगे। तो आप देखोगे ना कि आगे नॉन कोऑपरेशन के बाद सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट भी लॉन्च हुई थी। तो जाहिर सी बात है, कोई सस्पेंस नहीं है कि अंग्रेजों ने हमें छोड़ा नहीं होगा, उन्होंने हमें रिप्रेस करने की कोशिश जरूर करी होगी। सो यस, दैट इज गोना हैपन। बट
लेट्स फर्स्ट नॉट गेट देयर, सबसे पहले इस नॉन कोऑपरेशन के आइडिया की ही बात करते हैं। बच्चों यहां तक आई होप आप लोगों को कहानी समझ में आई है। गांधी जी भारत लौटते हैं, सत्याग्रह के आइडिया के साथ छोटे छोटे स्केल पे सत्याग्रह ऑर्गेनाइज करते हैं, चंपारण, खेड़ा, अहमदाबाद में। बाद में रॉलेट एक्ट आ जाती है, उसके खिलाफ सत्याग्रह ऑर्गेनाइज करते हैं। लेकिन एक बहुत ही बड़ी समस्या जलियांवाला बाग हो जाती है, जिसके बाद बहुत वायलेंस हो जाती है। सो गांधी जी वो सारी चीजें रोकते हैं और बोलते हैं कि एक फुल फ्लेजेड मास मूवमेंट हमें लेकर आनी है लार्ज स्केल पे, जहां पे हिंदूज और मुस्लिम्स को यूनाइटेड रहना जरूरी है। सो वो नॉन कोऑपरेशन का आइडिया देते हैं और साथ में वो खिलाफत मूवमेंट को भी शामिल करने की कोशिश करते हैं, ताकि हिंदूज और मुस्लिम्स जो है वो साथ में आ सके इस मूवमेंट के तहत और अंग्रेजों के खिलाफ मिलकर लड़ सके। बट वो यही बोलते हैं कि यहाँ पे अंग्रेजों का साथ तो नहीं देना है, और साथ ही में अगर उन्होंने हमें रिप्रेस करने की कोशिश करी तो हम एक फुल फ्लेजेड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट भी आगे चल के लॉन्च कर देंगे। नाउ देखो, एट द कांग्रेस सेशन, पहले ना कांग्रेस वाले लोग ज्यादा सपोर्टिव नहीं रहते हैं। वो कहते हैं कि हमें इस खिलाफत मूवमेंट को क्यों शामिल करना है, या फिर कुछ लोग नॉन कोऑपरेशन के साथ भी अलाइन नहीं होते, क्योंकि उन्हें लगता है कि कहीं ना कहीं अब उसके अंदर ये भी होता है ना कि आप इलेक्शंस में भी पार्ट नहीं ले सकते। तो कुछ लीडर्स को लगता है हमें तो अपनी पावर गिव अप करनी पड़ेगी, हम तो इलेक्शन में भी हिस्सा नहीं ले पाएंगे। तो पहले ना मतलब बड़ा डिस्कशन डिबेट चलता है, कुछ एग्री करते हैं कुछ एग्री नहीं करते, बट अल्टीमेटली इन दी कांग्रेस सेशन एट नागपुर, याद रखिएगा बच्चों इस चीज को, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये ना क्वेश्चन मैप वर्क में भी आता है, ये क्वेश्चन एमसीक्यू में भी आता है, और ये क्वेश्चन कभी कभी आपके शॉर्ट आंसर्स में भी आ जाएगा। ध्यान से पढ़ लो लिखा क्या है। नागपुर का जो कांग्रेस सेशन था दिसंबर 1920 में, वहां पर एक कॉम्प्रोमाइज वाज वर्कड आउट बिटवीन, कॉम्प्रोमाइज वाज वर्कड आउट, एक कॉम्प्रोमाइज वर्कआउट करा गया सभी कांग्रेस मेंबर्स के बीच में, जिनके अभी अलग अलग ख्यालात थे कि हमें ये इस मूवमेंट के साथ आगे जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। कॉम्प्रोमाइज वाज वर्कड आउट एंड अल्टीमेटली नॉन कोऑपरेशन को अडॉप्ट कर लिया जाता है, एक्सेप्ट कर लिया जाता है, और अब सभी लोग अलाइंड हैं, और अभी जो है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की शुरुआत होने वाली है। हम लोग बच्चों नॉन कोऑपरेशन को 3 अलग अलग हिस्सों में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि टाउन्स में यानी कि शहरों में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कैसे चालू हुई। उसके बाद हम लोग कंट्री साइड की बात करेंगे, यानी कि जो हमारे गांव हैं वहां पर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में क्या हुआ। और तीसरी चीज हम लोग प्लांटेशंस की बात करेंगे कि हमारे जो प्लांटेशंस थे, जो बड़े बड़े खेत थे, ठीक है, वहां पर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कैसे फैलती है। इन तीनों एरियाज के थ्रू हम लोग देखने वाले हैं कि हाउ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वाज फॉलोड या फिर अडॉप्टेड, या फिर उसको चालू कैसे किया गया। चलिए, तो अभी ना फटाफट से देख लेते हैं बच्चों कैसे हर जगह पर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चालू हुई, कैसे वो प्रोग्रेस करी। सो इन द ईयर 1921, ठीक है, तो जनवरी 1921 में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की शुरुआत होती है। सबसे पहले हमारे टाउन्स में इसकी शुरुआत होती है, शहरों में शुरुआत होती है, और शहरों के अंदर जो मिडिल क्लास के लोग होते हैं वो इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, ठीक है। तो मिडिल क्लास पार्टिसिपेशन के साथ ये मूवमेंट शहरों में चालू होती है। अब मिडिल क्लास लोग करते क्या है, क्योंकि यहाँ पर असहयोग आंदोलन है, तो जैसा नाम है वही करते हैं, वो असहयोग करते हैं। अभी तक बच्चे गवर्नमेंट स्कूल्स में जाते थे, टीचर्स गवर्नमेंट स्कूल में जाके पढ़ाते थे, प्रोफेसर्स कॉलेजेस में जाके पढ़ाते थे, गवर्नमेंट कॉलेजेस में जाकर, लॉयर्स जो हैं वो भी वकालत कर रहे थे, ठीक है। तो ये सारी गवर्नमेंट बॉडीज को छोड़ छाड़ के लोग अपने घर पे आ जाते हैं। तो यहां पर बच्चों देखिए, thousands of students left the government controlled schools and colleges, headmasters and teachers also resigned and lawyers gave up their legal practices। बच्चों की तो मौज आ गई है, क्योंकि बच्चों ने स्कूल ही छोड़ दिए, बच्चों ने गवर्नमेंट स्कूल छोड़ दिए, कॉलेजेस छोड़ दिए, हेडमास्टर्स और टीचर्स ने इस्तीफा दे दिया, लॉयर्स ने अपनी वकालत छोड़ दी, और ये सब घर पे आके बैठ गए हैं। काउंसिल इलेक्शंस, जो इलेक्शंस होते थे उनको भी बॉयकॉट करा गया। बॉयकॉट का मतलब है रिफ्यूज टू पार्टिसिपेट इन समथिंग, किसी चीज में हिस्सा लेने से मना कर देना। तो यहाँ पर इलेक्शंस में भी हिस्सा लेने से मना कर दिया, हर जगह पर कोई भी हमारे इंडियन लोग हिस्सा नहीं ले रहे हैं, बट एक्सेप्ट मद्रास। मद्रास में क्यों नहीं हुए ये इलेक्शंस बॉयकॉट, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पूछ लिया जाता है। तो एक्चुअली बच्चों मद्रास में ना एक पॉलिटिकल पार्टी थी जिसका नाम था जस्टिस पार्टी। अब ये जो जस्टिस पार्टी थी, ये पार्टी थी हमारे नॉन ब्राह्मण्स की पार्टी। इसके अंदर सारे लोग नॉन ब्राह्मण्स थे, और क्योंकि वो ब्राह्मण नहीं थे
तो उन्हें लगता था कि हमारे लिए एक ही तरीका है पावर को हासिल करने का, एंड दैट इज थ्रू पार्टिसिपेटिंग इन द इलेक्शंस, एंड इसलिए उन्होंने इलेक्शंस में हिस्सा लिया और इसलिए उन्होंने बॉयकॉट नहीं किया। तो सिर्फ एक जगह थी, एक प्रोविंस है मद्रास की हमारी, जहां पर इलेक्शंस को बॉयकॉट नहीं किया गया बिकॉज ऑफ द जस्टिस पार्टी, क्योंकि वो एक नॉन ब्राह्मण्स की पार्टी थी एंड दे थॉट कि ओनली वन वे दे कुड गेन पावर इज थ्रू पार्टिसिपेटिंग इन द इलेक्शंस। ठीक है, याद रखिएगा इस चीज को। आगे देखिए, अब बहुत सारा हंगामा होता है। फॉरेन क्लॉथ वाज बॉयकॉटेड, लिकर शॉप्स पिकेटेड, फॉरेन क्लॉथ बर्न्ड इन ह्यूज बॉनफायर्स। अब यार सहयोग नहीं करना है, स्कूल कॉलेज भी छोड़ दिए, बट उसी के साथ साथ बाहर से जो भी कपड़ा आ रहा है इंपोर्ट होकर, उस कपड़े को बॉयकॉट किया जा रहा है। मतलब ना तो पहनेंगे ना पहनने देंगे वो कपड़ा। ठीक है, साथ ही में जो लिकर शॉप्स हैं, जो शराब की दुकानें हैं, वहां पर पिकेटिंग हो रही है। पिकेट करने का मतलब होता है ये एक ऐसी डेमोन्स्ट्रेशन या प्रोटेस्ट होता है जहां पर आप एंट्री गेट जो होता है ना उस जगह का, उसको ब्लॉक कर लेते हो। तो जो शराब की दुकान है उसका एंट्री गेट ब्लॉक करके खड़े हो गए, उस तरीके का प्रोटेस्ट होने लग गया। साथ ही में इस फॉरेन क्लॉथ को बॉन फायर में जलाया जा रहा है, आग में डाला जा रहा है कि यूज तो नहीं करेंगे, पहनेंगे तो नहीं, ये लो ऊपर से जला भी और देंगे, ये ले, है ना। तो वो वाली चीज भी करी जा रही है। साथ ही में इसी वजह से बच्चों, अब देखो अंग्रेज कपड़ा भेज रहे हैं और हम जला रहे हैं उस कपड़े को, पहन तो रहे नहीं है। दैट इज द रीजन जो इंपोर्ट था इस कपड़े का वो भी आधा हो जाता है बिटवीन 1921 एंड 22। मेनी प्लेसेस मर्चेंट्स ट्रेडर्स रिफ्यूज टू ट्रेड इन फॉरेन गुड्स और फाइनेंस द फॉरेन ट्रेड। तो हमारे जो मर्चेंट्स थे, जो ट्रेडर्स थे, इन्होंने भी बोला कि ना तो हम फॉरेन के सामान में ट्रेड करेंगे, ना उसे खरीदेंगे बेचेंगे, और ना ही पैसा लगाएंगे अपना फॉरेन ट्रेड पर, नहीं करेंगे इनके साथ कोई बिजनेस। ओके, along with that, as the boycott movement spread and people began discarding imported clothes and wearing only the Indian clothes, the production of Indian textile mills and handlooms went up. अब यार लोगों ने कपड़े, ऐसा नहीं है कि पहनना ही छोड़ दिया है कि बाहर से नहीं आ रहे तो अब कपड़े तो पहनने हैं ना, तो कपड़े कहाँ के पहनने हैं? भारत में बने हुए कपड़े पहनने हैं, उनके कपड़े नहीं पहनने। तो क्योंकि यहाँ के कपड़ों की डिमांड बढ़ती है, इसलिए हमारे जो इंडियन टेक्सटाइल मिल्स थे, हैंडलूम्स थे, जो लोग छोटे स्केल पे प्रोडक्शन कर रहे हैं, उनकी प्रोडक्शन और बढ़ जाती है, उनको थोड़ा फायदा होने लगता है इस पूरी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की वजह से। बट क्या ये चीजें बहुत सक्सेसफुली हो पाती हैं? व्हाट वर द ड्रॉबैक्स? क्या क्या कमी रह गई इस नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में, मैं आपको बताती हूँ बच्चों। तो धीरे धीरे क्या होता है, दिस मूवमेंट इन टाउन्स slowed down, this movement slowed down, धीमी पड़ जाती है, धीरे हो जाती है। क्यों धीरे हो जाती है? रीजन क्या है? रीजन बड़ा सिंपल सा है बच्चों। रीजन ये है कि हमारे जितने लोग बहुत फुर्ती से स्कूल कॉलेज छोड़कर आ गए थे, नौकरियां छोड़कर आ गए थे, जब वो अपने घर पे आके बैठे, अब उन्हें रियलाइज हुआ कि यार थोड़े दिन के लिए तो स्कूल छोड़ना, पढ़ाई छोड़ना अच्छा लग रहा था, या काम धंधा छोड़ना अच्छा लग रहा था, बट अब पढ़ाई तो करनी है, सैलरी तो चाहिए, है ना। तो क्या करें अब? कोई भी इंडियन इंस्टीट्यूशन था ही नहीं जहां पर वो जाके नौकरी कर सके या पढ़ाई कर सके। सो दे हैड टू गो बैक, जहां पे छोड़कर आए थे ना गुस्से में, वहीं वापस जाना पड़ा। सो कोई ऑप्शन ही नहीं था। सो कोई भी इंडियन इंस्टीट्यूशन प्लेस में था ही नहीं। देयर वाज नो अल्टरनेटिव इंडियन इंस्टीट्यूशंस वेयर दे कुड गो एंड स्टडी, वेयर दे कुड टेक अप जॉब्स। दैट इज व्हाई दे हैड टू गो बैक टू द ब्रिटिश इंस्टीट्यूशंस। गवर्नमेंट के जो इंस्टीट्यूशंस छोड़कर आए थे उन्हें वापस जाना पड़ा। और दूसरी चीज, बड़े खुंदक में आपने जो है कपड़े जला दिए थे उनके। लेकिन फिर हमें ये रियलाइज होता है कि जो गरीब इंसान है वो हमारी खादी जो इतनी एक्सपेंसिव होती है उसको खरीद ही नहीं सकता, और जो वहां से मिल मेड कपड़ा आता था बाहर से वो काफी सस्ता होता था। फिर से बच्चों हमारे लोग वही सस्ता कपड़ा खरीदने लग गए, तो क्या फायदा। ठीक है, तो हम देखते हैं यहाँ दो रीजंस थे। यहां पर ना मैं आपको बताती हूँ, देखो दो रीजंस थे। स्लो डाउन ड्यू टू, सबसे पहले देखो इसको प्यार से अच्छे से और सुंदर तरीके से लिखती हूँ। अरे नो ऑल्टरनेटिव इंडियन इंस्टीट्यूशन। ठीक है, आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं। और दूसरी चीज थी खादी वॉज टू एक्सपेंसिव। तो वही मिल बेड कपड़ा आपको पहनना पड़ेगा बिकॉज खादी वॉज टू एक्सपेंसिव। ऑलराइट, तो ये दिक्कतों की वजह से लोगों को, वही ब्रिटिशर्स को फिर से जो सपोर्ट उनका छोड़ा था फिर सपोर्ट करने लग गए। क्या ही फायदा हुआ। बट कोई नहीं, अब चलते हैं हमारी कंट्री साइड पे यानी कि गांव में, और देखते हैं कि यहां पर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कैसे फैलती है।
सबसे पहले बच्चों हम बात करेंगे हमारे पेजेंट्स के बारे में, हमारे किसानों के बारे में, कैसे इन किसानों ने हिस्सा लिया नॉन कोऑपरेशन में। तो लेट्स गो टू अवध। ठीक है, अवध में चलते हैं, और अवध आप लोगों को दिख ही रहा है हमारे मैप में कि ये जो है यूपी के अंदर सिचुएटेड है। अवध के अंदर फैलती है एक पेजेंट मूवमेंट। क्या होता है इस पेजेंट मूवमेंट में, चलिए देखते हैं, और क्यों होती है ये मूवमेंट ये भी देखते हैं। तो यहाँ पे ओके, कंट्री साइड में रिबेलियन, लोग बागी बने, क्यों बने, सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट अवध। Peasants, tribals developing different parts of India, peasant movement started against talukdars and landlords who demanded high rents and a variety of other cesses, demanded a reduction of revenue, abolition of begar and social boycott of the oppressive landlords. तो होता क्या था बच्चों कि हमारे अवध के अंदर हमारे जो किसान थे वो बहुत ज्यादा परेशान थे। ये जो किसान थे इनके पास खुद की तो जमीनें होती नहीं थी, तो इन्हें लैंडलॉर्ड्स या तालुकदार्स की जमीन पे जाके काम करना पड़ता था। बट उस काम के साथ साथ इनका और शोषण किया जाता था, इनसे बेगार कराई जाती थी। बेगार होता है फोर्स्ड लेबर विदाउट एनी पेमेंट, आपसे काम भी एक्स्ट्रा कराया जा रहा है बट आपको उसके लिए पे भी नहीं करा जा रहा। तो ये लैंडलॉर्ड्स और तालुकदार जो जितने जमींदार थे ये इन्हें काफी ज्यादा ऑप्रेस करते थे, बहुत ज्यादा इनका शोषण करते थे, इनसे हाई रेंट भी डिमांड करते थे और भी दूसरी चीजें काम वाम भी कराते थे। तो यहाँ पर जो पेजेंट मूवमेंट है वो कहीं ना कहीं डिमांड करती है कि जो रिवेन्यू डिमांड है, जो रिवेन्यू हमसे मांग रहे हैं, पहले तो वो रिवेन्यू कम करो, बेगार जो हमसे फोर्स्ड लेबर कराई जा रही है उसको बंद कीजिए, अबॉलिश कराइए, एंड सोशल बॉयकॉट, सभी जो है सामाजिक रूप से इनका बहिष्कार करना चालू कीजिए। किसका, हमारे इन ऑप्रेसिव लैंडलॉर्ड्स का, इनके साथ काम मत करो, ना इनकी कोई बात सुनो। तो सोशली सभी लोग बॉयकॉट करो। इसके लिए नाई धोबी बंद भी ऑर्गेनाइज करते हैं, जो नाई है धोबी है काम वाम करना बंद कर देते हैं। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें होती हैं यहाँ पर इन ऑप्रेसिव लैंडलॉर्ड्स और तालुकदार्स के खिलाफ में। जवाहरलाल नेहरू जून 1920 में विलेजेस में अवध के जाने लगते हैं, उनकी ग्रीवेंसेस, उनकी जो समस्याएं हैं उनको सुनने लगते हैं, समझने लगते हैं, एंड अक्टूबर में along with a few others he set up the औद किसान सभा। तो बच्चों यहाँ पर हमारे जो ये कौन है, हमारे ये जो लीडर आपको यहाँ पे दिख रहे हैं ये अंकल कौन है? क्या कोई मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकता है कि हमारे ये अंकल कौन है? तो ना यहाँ पर आपको पता चलेगा कि ये हैं हमारे बाबा। कौन से बाबा? हमारे ठीक है, सॉरी, तो ये है हमारे जो कि बेसिकली इस अवध मूवमेंट के लीडर थे। ठीक है जी, तो ये अवध मूवमेंट के लीडर थे और बाबा रामचंद्र इस पूरी चीज को लीड कर रहे थे। और बाबा रामचंद्र के साथ जवाहरलाल नेहरू मिलते हैं, कुछ और लोग मिलते हैं, ये औद किसान सभा फॉर्म करते हैं। बेसिकली औद किसान सभा को सेटअप इसलिए करा गया था बच्चों ताकि हमारे जो पेजेंट्स हैं इनको न्याय दिलवाया जा सके। विद इन अ मंथ 300 ब्रांचेस सेटअप हो गई। 1921 में पेजेंट मूवमेंट स्प्रेड, हाउसेस ऑफ तालुकदार्स मर्चेंट्स अटैक्ड, बाजार्स लूटेड, ग्रेन होर्ड्स, बोर्ड्स नहीं, ग्रेन होर्ड्स यानी कि जो जमा करके रखे हुए थे अनाज उसको भी लोगों ने जब्त कर लिया। तो बेसिकली ये जो मूवमेंट है ये भी काफी ज्यादा वायलेंट हो जाती है। 1921 के अंदर ये पेजेंट मूवमेंट फैलती है, जो हाउसेस घर जो थे तालुकदार के मर्चेंट्स के वहां पर ये लोग घुसकर अटैक करते हैं, वहां पे बाजार्स में लूट मचाते हैं। ग्रेन होर्ड्स जो इन्होंने अनाज वनाज जैसे स्टोर करके रखा था, जमा करके रखा था, उसको भी लेकर भाग आते हैं। तो ये सारी चीजें होती है बच्चों, और कहीं ना कहीं हमारी ये पेजेंट मूवमेंट भी वायलेंट हो जाती है, जो कि गांधी जी बिल्कुल भी नहीं चाहते थे। तो सॉरी, आप लोगों को पता ही है पोल्यूशन बहुत ज्यादा है जिसकी वजह से खांसी आ रही है। ओके, so in the early 1920s a militant guerrilla movement started spreading in the Goddam hills of Andhra Pradesh. The government started closing down forest areas due to which their livelihood was affected. Okay, अब बच्चों दूसरी ही चीज यहाँ पर आती है। देखो कंट्री साइड की बात हो रही है और कंट्री साइड के अंदर पेजेंट्स की बात तो हमने कर ली, अवध के पेजेंट्स की बात करी, और दूसरी बात हम यहाँ पे करने वाले हैं ट्राइबल पॉपुलेशन की ऑफ आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो अर्ली 1920s में एक मिलिटेंट ग्यूरेला मूवमेंट फैलने लगती है गुदेम हिल्स में आंध्र प्रदेश के। अब मैम ये मिलिटेंट ग्यूरेला मूवमेंट क्या होती है? बच्चे मिलिटेंट ग्यूरेला मूवमेंट होती है जब आप पेड़ वेड़ के पीछे छुप के वार करते हो। अब छुप के क्यों वार कर रहे हैं? छुप के वार इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास ब्रिटिशर्स जितने हथियार नहीं है,
तो उनको ऐसे सामने से जाके तो अरे हमारे पास जब कुछ है ही नहीं कैसे वार करेंगे फिर, तो इसलिए छुप कर वार करना पड़ रहा है। तो ये मिलिटेंट गुरेला मूवमेंट फैलने लगती है आंध्र प्रदेश के गुदेम हिल्स के अंदर, और यहाँ पर गवर्नमेंट स्टार्टेड क्लोजिंग डाउन फॉरेस्ट एरियाज ड्यू टू विच देयर लाइवलीहुड वाज अफेक्टेड। तो सरकार ना यहाँ पे फॉरेस्ट एरिया वगैरह बंद करने लगती है। आप खुद सोचो कि जो ट्राइबल लोग हैं उनका जीवन यापन ही जंगल से चलता है, वो वहीं पे रहे हैं, वहीं पे उन्होंने गुजारा करा है, वहीं पे उनका काम धंधा चल रहा है, बट उसी जगह को ही बंद कर दिया जाता है और उनको मना कर दिया जाता है कि जहां पर तुम पूरी जिंदगी रहे हो अब तुम्हें वहां पे घुसने भी नहीं दिया जाएगा। फॉरेस्ट एरियाज उनके लिए बंद कर दिए गए, जिस वजह से हमारे जो ट्राइबल लोग थे, इनका जो लाइवलीहुड था, जो इनका जीवन यापन था, वो बहुत बुरी तरह से अफेक्ट होता है, उस पर बहुत बुरा एक प्रभाव पड़ता है। फाइनली द हिल पीपल रिवोल्टेड। फाइनली बच्चों ये लोग बागी बनते हैं एंड इस मूवमेंट को लीड करते हैं हमारे ये बहुत ही स्पेशल पर्सनालिटी अल्लूरी सीताराम राजू, जो कि ऐसा दावा करते थे कि उनके पास बहुत स्पेशल स्पेशल पावर्स हैं, वो बुलेट शॉट्स को सरवाइव कर सकते हैं, गोली नहीं उन्हें लग सकती, ठीक है, उससे उनका कुछ होगा नहीं। साथ ही में वो ये भी बोलते थे कि वो जो है भविष्यवाणी कर सकते हैं। तो ये सारी वो एक स्पेशल पावर्स, वो लोगों को हील कर सकते हैं, ऐसी ऐसी वो ना चीजें बताया करते थे। ओके नाउ, तो यहाँ पर वो सारा दावा कर तो देते थे, लेकिन उसी के साथ में यहाँ पे क्या बात हो रही है, यहाँ पे यही बात हो रही है बच्चे कि हमारे अल्लूरी सीताराम राजू के भी साथ बहुत गलत होता है बाद में। तो बेसिकली ये भी मारे जाते हैं और काफी ज्यादा यहाँ पर भी वायलेंट हो जाती है ये मूवमेंट, लड़ रहे हैं ये लोग, बागी बन रहे हैं, बट अल्टीमेटली अल्लूरी सीताराम राजू भी मारे जाते हैं। तो अल्लूरी सीताराम राजू गांधी जी को बहुत मानते थे, बहुत चीज़ों में उनका सपोर्ट भी करते थे, जैसे वो लोगों को खादी पहनने पे मजबूर करते थे, लोगों को बोलते थे कि गिव अप ड्रिंकिंग, पीने पाने की जो आदत है छोड़ दो। लेकिन अलॉन्ग विद दैट वो एक चीज जिसमें विश्वास नहीं रखते थे वो था नॉन वायलेंस। गांधी जी के नॉन वायलेंस के धर्म में वो बिल्कुल विश्वास नहीं रखते थे, एंड दैट इज द रीजन कि कहीं ना कहीं ये मूवमेंट उनके तहत जो थी ये वायलेंट होती है और अल्टीमेटली इनका भी अंत हो जाता है। फोक हीरो बाद में बन जाते हैं ऑल्दो, बट स्टिल ही मेट विद द बैड एंड। ओके, तो यहाँ पे तो वायलेंस हो गई। अब एक और जगह जहां पर हमारी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट फैल रही थी वो थे हमारे प्लांटेशन एरिया। स्वराज, स्वराज मतलब अपना शासन, इन द प्लांटेशन, स्वराज की ये जो भावना है ये प्लांटेशन में फैलने लगती है। प्लांटेशन आपको पता है ना क्या होते हैं बच्चों, एक बहुत बड़ा फील्ड जहां पर एक सिंगल क्रॉप की खेती हो रही है, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड अ प्लांटेशन। अब यहां पर होता क्या है, फॉर द प्लांटेशन वर्कर्स इन आसाम फ्रीडम मेंट the right to move freely in and out and retain a link with the village from which they had come। इन बच्चों देखो, हर इंसान के लिए आजादी इस समय पे अलग थी। जैसे हमारे अभी आपने देखा कि जो मिडिल क्लास लोग थे वो ये चाहते थे कि हमारे पास एक तरीके से हम ब्रिटिश शासन से आजाद हो जाए, हमें हमारे इंडियन इंस्टीट्यूशंस में नौकरी मिले, काम मिले, पढ़ाई लिखाई करने का मौका मिले, ऑल ऑफ दैट, ठीक है। वहीं पर जो हमारे हमने देखा कंट्री साइड के जो पेजेंट्स हैं, वो पेजेंट्स चाहते थे कि जो ये ताल्लुकदार से लैंडलॉर्ड्स हैं इनको बॉयकॉट करें हम लोग, हमें जो है खुद की जमीनें मिले, उसमें हम काम करें, हमारे से कोई बेगार ना कराए, ये सब ना हो, हमारे साथ शोषण ना हो, उनके लिए वो स्वराज था। हमारे जो ट्राइबल्स थे अभी आंध्र प्रदेश वाले, वो ये चाहते थे कि उनको जो है, जो पहले उनके पास राइट्स होते थे, फॉरेस्ट एरिया वाले राइट्स होते थे, वो राइट्स उनको वापस मिल जाए, उनके लिए वो स्वराज था। उसी सेम तरीके से हमारे जो प्लांटेशन वर्कर्स थे इनके लिए स्वराज या फिर आजादी क्या थी, इनके लिए आजादी ये थी कि ये जिस प्लांटेशन एरिया में काम कर रहे हैं इससे बाहर जाने की आजादी इनके पास हो, इनके पास आजादी हो कि कल को अपने घर तक जा सके, अपने घर वालों से मिल सके, वो सारी आजादी इनको चाहिए थी। अब आप सोचेंगे मैम इसमें आजादी क्या, तो ये आजादी नहीं थी क्या उनके पास? नहीं थी। द आंसर इज नहीं थी ये आजादी उनके पास। तो एक एक्ट थी जिसका नाम था इनलैंड एमिग्रेशन एक्ट। ये इनलैंड एमिग्रेशन एक्ट ऑफ 1859, इसको बहुत अच्छे से याद रखिएगा बच्चों, ईयर भी याद रखिएगा। इस एक्ट के तहत हमारे जो प्लांटेशन वर्कर्स थे दे वर नॉट परमिटेड टू लीव द टी गार्डन्स विदाउट परमिशन। तो ब्रिटिश ऑफिशियल्स की परमिशन लिए बिना ये लोग जिस चाय के बागान में काम कर रहे हैं ये उससे बाहर नहीं निकल सकते थे। और ये जो परमिशन थी वो भी उनको नहीं मिलती थी कि अगर परमिशन मांगने भी जाएंगे कि ऑफिसर जी हमें प्लीज बाहर जाने दीजिए, उन्हें वो परमिशन भी नहीं मिलती थी। सो दे वर स्टक इन दैट प्लेस वेयर दे वर वर्किंग। पूरे दिन के चाय ही तोड़ते रहे, चाय पत्तियों को तोड़ते रहे, क्या करें,
उन्हें ना तो बाहर निकलने दिया जाता था, ना उन्हें उनके घर जाने दिया जाता था। तो उनके लिए सिर्फ इतनी आजादी उनको चाहिए थी कि हमें इस जगह से बाहर निकलने दिया जाए, घर जाने दिया जाए। बच्चों, जब ये लोग सुनते हैं गांधी जी की नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बारे में, तो ये बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं। इन्हें लगता है कि दिस इज अ चांस जो कि हमें मिलने वाला है अपने घर वापस जाने का। और हर किसी को लगता है, लाइक रूमर्स उड़ने लगते हैं, ऐसे ऐसी अफवाहें आने लगती हैं कि हर किसी को उसके गांव में जमीनें मिलने वाली हैं, और हर कोई बच्चों यहाँ पर ब्रिटिश अथॉरिटीज को चकमा देकर भागने लगता है। ये सारी अफवाहें थी, सच नहीं था। लेकिन जब ये लोग नॉन कोऑपरेशन के बारे में सुनते हैं, तो इन्हें ये अफवाह सुनाई देती है कि इन्हें अपने गांव में जमीनें मिलने वाली हैं, अब इन्हें मतलब ये सब अब काम करने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये लोग घर भागने लगते हैं ब्रिटिश अथॉरिटीज को चकमा देकर। लेकिन दुख की बात यह है कि ये कभी भी घर पहुंच नहीं पाते। रास्ते में ही रेलवे स्टीमर स्ट्राइक की वजह से ये रुक जाते हैं, और पुलिस इनको पकड़ के बहुत पीटती है, तो ये घर पहुंच नहीं पाए। ऑल्दो बहुत एंथुजियाज्म और जोश के साथ निकले जरूर थे। ठीक है, तो यहाँ पे वही लिखा है कि व्हेन दे हर्ड ऑफ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, थाउजेंड्स ऑफ वर्कर्स लेफ्ट द प्लांटेशंस, दे हेडेड होम। इनको लगा था गांधी राज आने वाला है, जमीनें हमें मिलने वाली हैं, इसलिए घर भागने लगे। बट अनफॉर्चुनेटली नेवर रीच्ड देयर डेस्टिनेशन, कॉट बाय द पुलिस एंड ब्रूटली बीटन अप। पुलिस पकड़ती है इनको, बहुत बेरहमी से इनको मारती है, और ये बेचारे अपने घर नहीं पहुंच पाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों हमारी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट तो हो गई वायलेंट। और एक इंसिडेंट इसके बाद होता है फरवरी 1922 में। गांधी जी ने डिसाइड करा कि अब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को बंद करना पड़ेगा। क्यों बंद करना पड़ेगा? क्योंकि जितने भी एरियाज में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट लागू हुई, चालू हुई, लोगों ने उसमें हिस्सा लिया, वहां पर वो मूवमेंट वायलेंट हो गई। और एक ऐसा इंसिडेंट होता है, कौन सा इंसिडेंट? ये इंसिडेंट होता है हमारे चौरी चौरा का इंसिडेंट। चौरी चौरा का जो इंसिडेंट था बच्चों, यहां पर बहुत ज्यादा वायलेंस हो जाती है। एक पीसफुल प्रोटेस्ट एक क्लैश में पुलिस के साथ तब्दील हो जाता है। बहुत से पुलिसमैन भी इसमें मारे जाते हैं। एंड दैट इज व्हेन गांधी जी डिसाइडेड वी हैव टू स्टॉप movement turning violent in many places. सत्याग्रहीज needed to be properly trained before they would be ready for mass struggles. तो गांधी जी यहाँ पर वही बोलते हैं कि अभी ना जो सत्याग्रही हैं, उनको हमें बहुत अच्छे से पहले ट्रेनिंग देने की जरूरत है। पहले उनको ट्रेनिंग देंगे, फिर वो लोग मास स्ट्रगल के लिए, मतलब सबके साथ मिलकर संघर्ष करने के लिए तैयार हो पाएंगे। तो उनको पहले ट्रेनिंग देंगे हम लोग, फिर हम कुछ चालू करेंगे। तो इन्होंने बंद कर दिया नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को। ठीक है, क्योंकि बहुत जगह पे वायलेंट हो रही थी, और प्लस चौरी चौरा इंसिडेंट वाज द लास्ट थिंग। बहुत ज्यादा वायलेंस वहां हो गई, बंद कर दिया। अब बच्चों, अब क्या होता है? अब ऑब्वियसली नॉन कोऑपरेशन हट गई, तो कोऑपरेट करो। तो कुछ हमारे ऐसे पॉलिटिकल लीडर्स थे, जैसे कि सीआर दास और मोतीलाल नेहरू। इन्होंने कांग्रेस पार्टी के अंदर ही एक और पार्टी बना ली। कौन सी पार्टी? स्वराज पार्टी। और ये बोलने लगे कि हमें वापस काउंसिल पॉलिटिक्स में जाना है। क्योंकि नॉन कोऑपरेशन में आपने बोला था ना कि हमें इलेक्शंस बॉयकॉट करने हैं, बट इन्होंने अब फिर से आर्ग्यू करना चालू कर दिया कि वी वांट टू गेट बैक टू काउंसिल पॉलिटिक्स। क्यों? उसका ही रीजन देते हैं। ये बोलते हैं कि हमें पॉलिटिक्स में वापस इसलिए जाना है ताकि हम ब्रिटिश पॉलिसीज को अंदर रहकर अपोज कर सके। बाहर से तो नहीं अपोज कर सकते, तो लेकिन वो जो भी पॉलिसी बनाए उसे अंदर रह के अपोज करना चाहते हैं पॉलिटिक्स में रहकर। तो हमें फिर से इलेक्शन लड़ने हैं, तो उसके लिए स्वराज पार्टी बनाते हैं। वहीं पर कांग्रेस के अंदर कोई दूसरे लीडर्स भी थे, जो यंगर लीडर्स थे, जैसे जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस। ये लोग बोलते हैं कि नहीं, हमें ये सब चीजें नहीं करनी। वी वांट अ रेडिकल मास एजिटेशन। हमें एक ऐसा स्ट्राइक पे जाना है जहां पे हम बिल्कुल ऐसे बदलाव लेकर आए, और हमें फुल इंडिपेंडेंस चाहिए। अब हमें ना छोटी मोटी चीज नहीं चाहिए कि हम अपोज कर रहे हैं उनको, फिर वो हमें अपोज करें। हमें ये सब नहीं चाहिए। हमें तो अब पूरी आजादी चाहिए, और ऐसे तरीके से स्ट्राइक करनी है कि हमें उनका बिल्कुल साथ नहीं देना है अभी भी। तो कांग्रेस के अंदर ही बच्चों अभी जो है दो भागों में वो कांग्रेस बट गई है। कुछ लोग जो है इलेक्शन में वापस जाना चाहते हैं, अपोज करना चाहते हैं ब्रिटिश पॉलिसीज को। वहीं पे कुछ लोग जो है वो कह रहे हैं हमें पूरी आजादी चाहिए, हमें ये छोटी मोटी गोली नहीं चाहिए। होता क्या है, इसी समय पर ब्रिटिशर्स अपना एक और यहां पर खेल खेलते हैं। वो होता है साइमन कमीशन का खेल। तो ब्रिटेन के अंदर एक नई टोरी गवर्नमेंट आती है, एक नई सरकार बनती है, एंड वहां पर एक स्टैट्यूटरी कमीशन को बनाया जाता है। मतलब बाय लॉ, कानून द्वारा एक कमीशन बनाई जाती है अंडर सर जॉन साइमन। ये जो अंकल हैं, थोड़े से टकले से हैं, इन अंकल के तहत बच्चों एक कमीशन बनाई जाती है, जिसका नाम क्या था? क्योंकि इनके अंडर बनाई गई, तो कमीशन का नाम था साइमन कमीशन। अब ये साइमन कमीशन को बनाया क्यों गया था? सो इट वॉज सेट अप इन रिस्पॉन्स टू द नेशनलिस्ट मूवमेंट
It was to look into the functioning of the constitutional system in India and suggest changes. तो बच्चों बेसिकली ब्रिटिशर्स को लगा था कि क्योंकि इंडिया में लोग बहुत ज्यादा उतावले हो रहे हैं, उन्हें आजादी चाहिए, वो हमसे मांग कर रहे हैं, तो एक काम करते हैं, इनको थोड़ा शांत करते हैं और एक ऐसी कमीशन को यहाँ भेजते हैं जो कि इनके कॉन्स्टिट्यूशन में अच्छे से देखेगी, उसमें जो जो चेंजेस लाने हैं उसको सजेस्ट करेगी, सुझाव देगी। फिर इन लोगों को लगेगा कि वाह, ब्रिटिशर्स हमारे लिए कितना कुछ अच्छा कर रहे हैं, मतलब उन्हें हमारे राइट्स की परवाह है, संविधान की परवाह है। बट एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम इस कमीशन में थी कि देयर वाज नो इंडियन मेंबर। पूरी कमीशन में अंग्रेज, एक भी इंडियन मेंबर नहीं। इंडियंस इस टाइम पे वैसे ही गुस्सा है, ऊपर से एक ऐसी कमीशन बना दी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस लाने के लिए जहां पर हमारे ही देश का कोई इंसान नहीं है, जिसकी वजह से बच्चों इन लोगों का स्वागत होता है। जब ये लोग इंडिया आते हैं, साइमन कमीशन इंडिया आती है 1928 में, तो इट वाज ग्रीटेड। वैसे तो देखो हम लोग बहुत संस्कारी हैं, आज्ञाकारी हैं, हम लोग नमस्ते, हेलो, हाय बोल के ग्रीट करते हैं, स्वागत करते हैं। बट यहाँ पर बच्चों लोग इस बैनर के साथ इनका ग्रीट करते हैं कि साइमन गो बैक, जहां से आए हो ना वहीं पर लौट जाओ, हम वैसे ही बहुत गुस्से में हैं, हमें और गुस्सा मत दिलाओ। तो ऑल पार्टीज, अब यहाँ पे जितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, चाहे वो कांग्रेस है, चाहे मुस्लिम लीग है, सारे लोग उतर कर इन डेमोन्स्ट्रेशंस में आते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं साइमन कमीशन को वापस भेजने के लिए। अब ब्रिटिशर्स को लगता है ओह, हमारा तो ये गेम फ्लॉप हो गया। अब वो फिर से एक और कोशिश करते हैं। तो देखिए, इन एन एफर्ट टू विन देम ओवर, इन्हें लगता है कि लोग गुस्सा हो रहे हैं, क्रोधित हो रहे हैं। द वाइस रॉय यानी कि लॉर्ड इरविन जो उस टाइम पे वाइस रॉय होते हैं, उन्होंने अक्टूबर 1929 में अनाउंस करा एक डोमिनियन स्टेटस के वेग ऑफर को। वेग होता है कि ऐसी हवा में बात कर दी, इन एन अनस्पेसिफाइड फ्यूचर। कब कब आएगा वो डोमिनियन स्टेटस, ये भी नहीं पता। अब डोमिनियन स्टेटस क्या है? वो कहते हैं कि हम ना आपको डोमिनियन स्टेटस देंगे। कब दोगे, कैसे दोगे, क्या दोगे, नहीं पता। डोमिनियन स्टेटस होता है बच्चों कि आप लोग जो इंडियंस हैं वो अपने इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करें, अपने जो है लीडर्स को चूज करें, ठीक है, अपनी काउंसिल्स बनाएं। बट अल्टीमेटली आप लोग ब्रिटिश क्राउन के तहत ही आएंगे। अल्टीमेटली जो लीडर रहेगा, जो शासक रहेगा, वो ब्रिटिश ही रहेगा। आप लोग भी लेकिन इलेक्शन पार्ट लो, आप अपने लीडर्स चुनो, बट अल्टीमेटली आपको गवर्न हम लोग ही करेंगे। ये था डोमिनियन स्टेटस। देख रहे हो? देखो, एक अनस्पेसिफाइड फ्यूचर में बोला डोमिनियन स्टेटस देंगे, और साथ ही में हमें एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए भी बुलाया कि आओ चलो फ्यूचर की कॉन्स्टिट्यूशन को डिस्कस करते हैं। तो ये सब मीठी गोली हमें दे रहे थे। बट बच्चों, हमारे बहुत से ऐसे लीडर्स हैं जिन्हें बिल्कुल चैन नहीं आ रहा, वो कह रहे हैं हमें ये सब नहीं चाहिए, उन्हें समझ में क्यों नहीं आता है। और यहाँ पर तभी उस समय के दौरान दिसंबर 1929 में जवाहरलाल नेहरू के तहत लाहौर कांग्रेस सेशन के अंदर पूर्ण स्वराज की जो मांग है, या फिर फुल इंडिपेंडेंस जिसको हम बोलते हैं, उस मांग को फॉर्मलाइज करा जाता है। बोला जाता है कि अब हमें सिर्फ पूर्ण स्वराज ही चाहिए। तो उस सेशन में सब इकट्ठे होते हैं और सब बोलते हैं कि यस, नाउ वी विल जस्ट फाइट फॉर फुल इंडिपेंडेंस। एंड ऐसा डिक्लेयर करा गया था उस सभा में, उस सेशन में, कि जो 26 जनवरी आ रहा है 1930 का, उस दिन को हम लोग इंडिपेंडेंस डे की तरह सेलिब्रेट करेंगे, जहां पे जो लोग हैं वो एक कसम खाएंगे, एक प्लेज लेंगे, और वो कंप्लीट इंडिपेंडेंस के लिए, पूर्ण स्वराज के लिए स्ट्रगल करेंगे। हार नहीं मान के बैठनी है, पूर्ण स्वराज के लिए अब संघर्ष करना है। बट दीज सेलिब्रेशंस अट्रैक्टेड वेरी लिटिल अटेंशन। लेकिन ये जो सेलिब्रेशन हो रही थी, इसको ज्यादा अटेंशन मिली नहीं, लोगों ने ज्यादा भाव दिया नहीं इसको। क्यों नहीं दिया भाव? बिकॉज ऑब्वियसली बच्चों, यहाँ पर लोग खुश नहीं थे। मतलब लोगों को लग रहा था कि एक और वही है, मतलब कि बोल दिया आपने एक सेशन के अंदर कि हाँ हाँ इंडिपेंडेंस डे की तरह होगा ये दिन, सेलिब्रेशन होगी, वहां आके फिर लोग कसम खाएंगे कि अब हम पूरे स्वराज के लिए लड़ेंगे। लोग ना इस टाइम तक डीमोटिवेट होते चले जा रहे थे कि हमारी सारी कोशिशें फेल हो रही हैं, हम वो आजादी हासिल नहीं कर पा रहे जो हम हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। और इस टाइम पे बच्चों एक बहुत बड़ी मूवमेंट की जरूरत थी, अगेन लोगों को वापस यूनाइट करने के लिए, उनको वापस मोटिवेट करने के लिए, और ब्रिटिश शासन के खिलाफ जाने के लिए। और फिर से एक और मूवमेंट इस टाइम पे लेकर आते हैं हमारे गांधी जी, ठीक है। और इस मूवमेंट का नाम है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो गांधी जी ने पहले ही बोल दिया था कि अगर नॉन कोऑपरेशन के टाइम पे हमारे साथ रिप्रेशन होगा तो हम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लेकर आएंगे। तो बच्चों, गांधी जी यहाँ पर वही चीज करते हैं। वो सिर्फ बातें नहीं करते हैं,
एक्शन भी लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए होता क्या है। गांधी जी 31 जनवरी 1930 को एक लेटर लिख के भेजते हैं टू वाइसरॉय इरविन स्टेटिंग 11 डिमांड्स। ठीक है, 11 डिमांड्स वो इस लेटर में वाइसरॉय इरविन को लिखकर भेजते हैं। मोस्ट स्टरिंग ऑफ ऑल द डिमांड्स वाज टू अबॉलिश द सॉल्ट टैक्स। सबसे ज्यादा स्टरिंग यानी कि दिल दहला देने वाली जो डिमांड थी वो थी सॉल्ट टैक्स को हटाने की। अब मैं आपको जरा समझाती हूँ कि क्या है यहाँ पे सीन। गांधी जी ने इरविन जी को एक लेटर लिखा है, उसमें उन्होंने 11 डिमांड्स उनसे करी हैं पूरी करने के लिए। कुछ डिमांड्स स्पेसिफिक डिमांड्स हैं, जैसे कि कुछ पेजेंट के लिए है, कुछ ट्रेडर के लिए है, बिजनेसमैन के लिए है, और कुछ जनरल डिमांड्स हैं जो सभी के लिए हैं। और एक डिमांड है जो सबसे दिल दहला देने वाली है, वो है सॉल्ट पे लगा हुआ, नमक पे लगे हुए टैक्स को हटाने के लिए। ठीक है, अब देखो हो क्या रहा था। नमक बनाने की मोनोपोली सिर्फ ब्रिटिशर्स के पास थी, यानी कि सिर्फ वो अकेले वो लोग थे जो कि नमक प्रोड्यूस कर सकते थे। अब क्योंकि वो सिर्फ अकेले प्रोड्यूस करते थे तो उन्होंने इस पे टैक्स भी लगा रखा था। और गांधी जी कहते थे कि नमक एक ऐसी चीज है विच इज अ वेरी एसेंशियल कमोडिटी। गरीब भी खाता है, अमीर भी खाता है, बहुत नेसेसरी है, उसके बिना कोई खाना नहीं खा पाता। ठीक है, तो एक इतनी नेसेसरी कमोडिटी पे आपने टैक्स लगा रखा है और उस पे आपने मोनोपोली बना रखी है, तो दिस इज द मोस्ट ऑप्रेसिव साइड ऑफ द ब्रिटिश। सबसे ब्रूटल साइड है ये ब्रिटिशर्स का कि वो एक इतनी नेसेसरी कमोडिटी को भी टैक्स लगा के बेच रहे हैं। और वो यही भी यही डिमांड करते हैं कि जो टैक्स है सॉल्ट पर और गवर्नमेंट की जो मोनोपोली है, दिस इज द मोस्ट ऑपरेसिव फेस और ब्रिटिश रूल का। एंड इसलिए गांधी जी का लेटर एक अल्टीमेटम था कि अगर आप इन डिमांड्स को स्पेसिफिक डेट तक नहीं मानते हैं तो हमें एक सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चालू करनी पड़ेगी। और बच्चों वही होता है, इरविन जी इग्नोर कर देते हैं लेटर को, लेकिन उन्हें पता नहीं होता कि गांधी जी सही में अपने वादे पर खड़े उतरेंगे। एंड गांधी जी जो हैं बच्चों चालू कर देते हैं अपनी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को। गांधी जी स्टार्टेड हिज फेमस सॉल्ट मार्च। सॉल्ट मार्च स्टार्ट करते हैं 78 अपने वॉलंटियर्स को लेकर, 240 माइल्स तक चल के जाते हैं अपने आश्रम साबरमती से लेकर दांडी तक। एंड ये कोस्टल टाउन होता है बच्चों, तो यहाँ पे देखिए साबरमती है, ठीक है, जहाँ पे उनका आश्रम होता है, वहां से चल के आते हैं दांडी, और दांडी एक कोस्टल टाउन है जहां समुद्री तट है, वहां पे पहुंचते हैं। ठीक है, 24 दिन तक चलते हैं, 10 माइल प्रतिदिन चलते हैं। और बच्चों उसके बाद ये जब दांडी पहुंचते हैं तो वहां पर ये जो है समुद्र का पानी लेते हैं, उसको बॉईल करते हैं और नमक प्रोड्यूस कर देते हैं। तो ये एक तरीके से क्या कर रहे थे यहाँ पे, डिसओबे। ये जो है बच्चों अंग्रेजों के खिलाफ जा रहे थे, उनके लॉज के खिलाफ जा रहे थे। उन्होंने कानून बना रखा है कि हमारे अलावा नमक कोई नहीं प्रोड्यूस कर सकता, बट गांधी जी ने कर दिया, ये लो, ठीक है, ये ले। तो बच्चों यहाँ पर तहल का ऑमलेट गांधी जी ने बना दिया है, मतलब कि नमक बना दिया है। और सेरेमोनियली इन्होंने लॉ को वायलेट करा, 6 अप्रैल को लॉ जो था सॉल्ट लॉ उसको वायलेट करा, यानी कि उसके खिलाफ ये जाते हैं और सॉल्ट मैन्युफैक्चर कर दिया है सी वाटर को बॉईल करके। ठीक है जी, बॉईल कर दिया सी वाटर, नमक प्रोड्यूस कर दिया। अब गांधी जी को लोग देखते हैं, लोग भी वही सब चीजें करने लगते हैं। लोग भी जो है बच्चों यहाँ पर जैसे चौकीदारी टैक्सेस देने से मना कर देते हैं। बहुत से लोग फॉरेस्ट लॉज के खिलाफ जाने लगते हैं। ठीक है, फॉरेस्ट लॉज के खिलाफ मतलब जैसे रिजर्व फॉरेस्ट एरिया बना दिया था ना ब्रिटिशर्स ने, यहाँ कोई एंटर नहीं करेगा, यहाँ कोई वो नहीं करेगा, तो लोग उसी एरिया में घुसने लगते हैं। मतलब कि सिंपली बच्चों सिविल डिसोबीडियंस का मतलब ही होता है कि अभी भी कोऑपरेट तो हम नहीं कर रहे, लेकिन उसी के साथ साथ हम ब्रिटिश रूल को डिसोबे भी कर रहे हैं, ब्रिटिशर्स का निरादर भी कर रहे हैं। जो वो चीज हमें कह रहे हैं करने को, हम उसके खिलाफ जा रहे हैं कि अगर वो टैक्स पे करने को कह रहे हैं हम नहीं पे करेंगे। अगर वो हमें मना कर रहे हैं कि इस एरिया में नहीं घुसना है, ये तो रिजर्व फॉरेस्ट है, वहां लोग घुस रहे हैं, वहां पे फायरवुड कलेक्ट कर रहे हैं, अपने भेड़ बकरियों को चारा चरवाने के लिए जा रहे हैं, उन्होंने मना करा नमक नहीं बना सकते तो हम लोग नमक बना रहे हैं, इसमें क्या क्या कर लोगे। ठीक है, उनके खिलाफ चले गए। अब ऑब्वियसली बच्चों क्या कर लोगे, क्या हमें पता है क्या होगा यहाँ पे, ब्रिटिशर्स बाज नहीं आने वाले। सो अ फ्राइटेंड गवर्नमेंट, सरकार को ये डर था कि अब ये जो लोग हैं ना, ये हमारी सारे जो लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन है, ट्रांसपोर्टेशन है, हर चीज पे कहीं ना कहीं रोक लगा देंगे, हमारा पूरा काम धंधा जो है उस पे रोक लग जाएगी। एंड ये गवर्नमेंट डर गई थी, तो डरने के बाद इन्होंने हम पर ही गोलियां दागनी, मारना पीटना चालू कर दिया, रिप्रेशन की पॉलिसी फिर से चालू करी। पीसफुल सत्याग्रहीज को अटैक करा गया, विमेन चिल्ड्रन वर बीटन अप एंड अबाउट 1 लाख पीपल वर अरेस्टेड। महिलाओं और बच्चों तक को इन्होंने नहीं छोड़ा है। आप खुद सोच सकते हो कि कैसे लोग हैं ये। ठीक है,
तो डिड नॉट लीव विमेन एंड चिल्ड्रन, इवन दे वर बीटन अप, बहुत इनको मारपीट करी गई, 1 लाख लोगों को अरेस्ट करा जाता है। महात्मा गांधी once again decided to call off the movement, entered into a pact with Irwin on 5th of March 1931। अब बच्चों क्योंकि ये मूवमेंट इतनी ज्यादा वायलेंट हो रही थी, हमारे यहाँ से भी लोग अटैक कर रहे हैं, वहां से भी लोग अटैक कर रहे हैं, अगेन गांधी जी का वो जो नॉन वायलेंस वाला पूरा चीज था ना, वो फ्लॉप हो गया। तो नाउ अगेन ही कॉल्ड ऑफ द मूवमेंट, इन्होंने जो है फिर से इस मूवमेंट को रोक दिया, जैसे नॉन कॉपरेशन को रोक दिया था वायलेंस के बाद, अब इसको भी रोक दिया। एंड उसके बाद ये इरविन जी के साथ एक पैक्ट साइन करते हैं ऑन 5th of March 1931। 5th March 1931 को गांधी इरविन पैक्ट, एक समझौता है बच्चों। ये क्या समझौता है कि आपने कुछ चीजें हमारी आप मानोगे और हम आपकी चीजें मानेंगे, ठीक है। तो यहां पर गांधी जी ने बोला कि ठीक है, आप मेरे को इतने टाइम से राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में बुला रहे हो, तो चलो ठीक है, मैं आपके साथ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में चल पड़ूंगा, लेकिन उसके बदले में आपने हमारे जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स को अरेस्ट करके रखा है, आपको उन्हें रिहा करना पड़ेगा, उन्हें छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो वो इरविन भी बोलते हैं कि ठीक है, मैं छोड़ दूंगा उन्हें, बट आपको पहले राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में आना पड़ेगा। तो दोनों एक दूसरे की एक एक बात मानते हैं, पैक्ट को साइन करते हैं, और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट यहीं पे खत्म हो जाती है। अब बच्चों गांधी जी जाते हैं राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए, लेकिन वहां पर भी उनको निराशा का सामना ही करना पड़ता है, कुछ एज अ रिजल्ट तो कुछ होता नहीं है, ठीक है। फिर से वो बेचारे डिसहार्टन होकर वापस आते हैं, दिसंबर 1931 में जाते हैं लंदन कॉन्फ्रेंस के लिए, बट नेगोशिएशंस ब्रोक डाउन, रिटर्न्ड डिसअपॉइंटेड। तो कोई भी नेगोशिएशन, उनके बीच में कोई समझौता हो नहीं पाता, कोई बात वो मान नहीं पाते, और इसलिए वो बिल्कुल निराश होकर भारत वापस लौटते हैं। लेकिन जब वो भारत वापस लौटते हैं, वो चले जाते हैं शॉक में, उनको धक्का लगता है। क्यों? बिकॉज बैक इन इंडिया ही डिस्कवर्ड दैट गवर्नमेंट हैड बिगन अ न्यू साइकिल ऑफ रिप्रेशन। वादा तो करा था कि हमारे मतलब वो होता है ना, वादा तो करा था कि हमारे पॉलिटिकल प्रिजनर्स को छोड़ दिया जाएगा, लेकिन यहां पर एक नया रिप्रेशन का साइकिल चालू हो जाता है। बच्चों ये वही चीज है कि वो कहते हैं ना कि एक वो सांप है, वो आपके सामने आ जाए और आप उस सांप से पूछ रहे हो कि तू मेरे को काटेगा तो नहीं, सांप कह रहे नहीं मैं नहीं काटूंगा, है ना, बट वो काटेगा क्योंकि वो उसकी फितरत है। सेम वहां पे वही चीज है। तो ये ब्रिटिशर्स हैं, आपने कैसे मान लिया कि वो जो बोल रहे हैं वो सच होगा? तो ऐसा तो नहीं होगा। एक नई साइकिल रिप्रेशन की चालू हो जाती है। गफ्फार खान, जवाहरलाल नेहरू दोनों जेल में थे, कांग्रेस को इलीगल, गैर कानूनी डिक्लेयर कर दिया गया था, एंड बहुत सारे मेजर्स इम्पोज कर दिए गए थे, जिसके थ्रू आपकी जो पॉलिटिकल मीटिंग्स है वो नहीं हो सकती, डेमोन्स्ट्रेशन नहीं हो सकती, बॉयकॉट नहीं आप ऑर्गेनाइज कर सकते। तो लोगों पे बहुत सारी रुकावटें यहाँ पर लगा दी गई थी, कांग्रेस पार्टी को इलीगल और लीडर्स को जेल में डाल दिया गया था। यही हुआ बच्चों। तो ठीक है, हमें आज़ादी मिलती है, बहुत टाइम बाद मिलती है इसके भी आज़ादी, लेकिन स्टिल ये सारी जो मूवमेंट्स थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट मूवमेंट्स हैं। आप बोलोगे मैम क्यों? पर इससे कोई आज़ादी थोड़ी मिली है। क्यों नहीं मिली? आप जब फर्स्ट फ्लोर तक जाते हो तो कुछ सीढ़ियां चढ़नी पड़ती है ना आपको, डायरेक्ट तो आप उछल के पहुंचते नहीं। तो ये वही सीढ़ियां थी उस जगह तक, यानी कि आज़ादी तक पहुंचने के लिए। अगर ये स्टेप्स हमने नहीं लिए होते तो शायद हम कभी भी उस आज़ादी को हासिल नहीं कर पाते। तो ये जो नॉन कॉपरेशन है, सत्याग्रह है, नॉन कॉपरेशन है, सिविल डिसोबीडियंस है, दीज आर द स्टेप्स दैट वी हैव टेकन टू अटेन आवर इंडिपेंडेंस। आफ्टर अ टाइम हमें मिलती है आजादी, बट ये वो सारी कोशिशें थी जो हमने करी थी, ठीक है, थोड़ी नाकाम भी रही, बट अंग्रेजों को हमने ये दर्शाया है कि देखो हमारे इंडियंस में भी, उन हमें हल्के में मत लेना, दम बहुत है हमारे में, करने को हम कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। अब होता क्या है बच्चों, अब यहाँ पर ना मतलब चैप्टर का जो मेन पार्ट है वो खत्म हो जाता है। अब आपको ये बताया जाएगा कि सिविल डिसोबीडियंस में जो लोग थे, कौन से अलग अलग ग्रुप्स ने हिस्सा लिया था, क्यों हिस्सा लिया था। उसके बाद बताया जाएगा कौन से ऐसे ग्रुप्स थे जिन्होंने हिस्सा नहीं लिया था, और अंत में आपको ये बताया जाएगा कि लोगों को, इंडियन लोगों को, वो कौन कौन सी चीजें थी जिसके थ्रू उनके अंदर एक कलेक्टिव आइडेंटिटी लाई गई थी, ठीक है। तो ये 3 चीजें हैं हमें जो अब समझनी है, जो एक अलग तरीके से हम बोल सकते हैं चैप्टर में 3 डिफरेंट जो चीजें दे रखे हैं इंस्टेड ऑफ द स्टोरी लाइन। स्टोरी लाइन खत्म हो गई, अब जो है आपको बस थोड़े फैक्ट्स बताए जा रहे हैं, ठीक है। चलिए, चलिए, तो यहाँ पे बच्चों सबसे पहले बात करेंगे हम लोग अपने रिच पेजेंट कम्युनिटीज की, यानी कि जो हमारे अमीर अमीर किसान हैं जिनके पास बहुत सारी जमीनें हैं। अब आप सोच रहे हैं कि इन लोगों ने सिविल डिसोबीडियंस में हिस्सा क्यों लिया।
हर एक कम्युनिटी जिसने इसमें पार्टिसिपेट करा है उसका कोई ना कोई रीजन रहा है, उसका कोई ना कोई पर्पस रहा है, उसके लिए क्या स्वराज है उसको हासिल करना था उस कम्युनिटी को, उस पर्टिकुलर सेक्शन को, एंड दैट इज व्हाई दे वर पार्टिसिपेटिंग। तो देखिए हमारे जो रिच पेजेंट्स हैं जैसे कि पाटीदार्स गुजरात के या फिर उत्तर प्रदेश के जाट्स, ये लोग कमर्शियल क्रॉप्स को उगाया करते थे। कमर्शियल क्रॉप्स का मतलब है जो क्रॉप्स बेसिकली आप प्रॉफिट पर्पस के लिए उगाते हो, जिसको आप उगाते हो जस्ट टू सेल देम इन द मार्केट, अर्न अ प्रॉफिट आउट ऑफ इट। दे वर वेरी हार्ड हिट बाय द ट्रेड डिप्रेशन एंड द फॉलिंग प्राइसेस। तो जो ट्रेड डिप्रेशन हो रहा था, यानी कि एक तरीके से इकोनॉमी बहुत बुरी हो गई थी, प्राइसेस गिर रहे थे चीजों के, तो उससे लोग काफी ज्यादा परेशान थे, बिकॉज ये जब अपने क्रॉप सब बेचने जाएंगे मार्केट में इनको उसका दाम अच्छा मिल नहीं रहा था। ठीक है, तो अब इनके पास भी पैसा नहीं था। नाउ देयर कैश इनकम हैड डिसअपियर्ड। अब इनके पास पैसा नहीं है। अब अगर पैसा नहीं है तो फिर ये गवर्नमेंट जो इनसे रेवेन्यू मांग रही है वो इसे कैसे भरेंगे? जब मैं पैसा कमा ही नहीं पा रही हूं तो अगर आप जो सरकार है वो मेरे से रेवेन्यू मांग रही है, मैं उसको कैसे दूंगी वो रेवेन्यू, राइट? तो द रिफ्यूजल ऑफ द गवर्नमेंट टू रिड्यूस द रेवेन्यू डिमांड लेड टू वाइड स्प्रेड रिजेंटमेंट। और ये लोग गवर्नमेंट को बोलते भी हैं कि आप ना प्लीज हमारी जो रेवेन्यू डिमांड है एटलीस्ट इसको कम कर दो। ठीक है, ऑल्दो आप बिल्कुल माफ नहीं कर रहे हो बट एटलीस्ट इसको कम कर दो, लेकिन गवर्नमेंट मना कर देती है कि हम इसे कम भी नहीं कर सकते। दैट इज वाई यहाँ पर बहुत ज्यादा रिजेंटमेंट, यानी कि जो वो फीलिंग है उनके खिलाफ, सरकार के खिलाफ, ब्रिटिशर्स के खिलाफ, वो इन सभी पेजेंट्स में फैल जाती है। एंड दीज रिच पेजेंट्स बिकेम एंथुजियास्टिक सपोर्टर्स ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस movement, organizing communities, at times forcing reluctant members to participate in the boycott programs। तो ये लोग ना इसी वजह से, क्योंकि इन्हें रेवेन्यू डिमांड कम करवानी थी, इनके पास पैसा नहीं था, दैट इज द रीजन कि ये लोग सिविल डिसोबीडियंस का हिस्सा बनते हैं, क्योंकि इन्हें कहीं ना कहीं फील होता है कि शायद अगर हम इस मूवमेंट में हिस्सा लेंगे तो कल को गवर्नमेंट हमारी बात सुनेगी, रेवेन्यू डिमांड को कम कर देगी। तो ये अपनी पूरी कम्युनिटी को ऑर्गेनाइज करते थे, जो लोग इतना एंथुजियास्टिक थे भी नहीं, रिलक्टेंट थे हमें नहीं हिस्सा लेना, उनको भी पकड़ पकड़ के उनको भी बोलते थे कि चलो चलो तुम्हें भी करना है, तुम्हें भी पार्टिसिपेट करना है। तो ये सब चीजें होती थी। तो इनके लिए स्वराज क्या था? हाई रेवेन्यू के खिलाफ संघर्ष था। बेसिकली इनके लिए स्वराज क्या था कि वो जो रेवेन्यू डिमांड है वो कम हो जाए, खत्म हो जाए, और उसके खिलाफ एक संघर्ष था। बट दे वर डीपली डिसअपॉइंटेड when the movement was called off in 1931 without the revenue rates being revised। लेकिन इन लोगों को काफी ज्यादा बुरा लगता है जब ये मूवमेंट कॉल ऑफ हो जाता है, सिविल डिसोबीडियंस बंद हो जाता है और कोई भी उसका अफेक्ट पड़ता ही नहीं है। मतलब जिस चीज के लिए लड़ रहे थे, रेवेन्यू को कम करने के लिए, वो तो होती ही नहीं है। तो इसलिए काफी निराश होते हैं जब ये मूवमेंट खत्म होती है। ठीक है, उसके बाद बच्चों बात आती है पुअर पेजेंट्स की। अब जो गरीब किसान है वो बहुत सारी चीजों की वजह से परेशान है, वो अमीर किसान से भी परेशान है और वो ब्रिटिश गवर्नमेंट से भी परेशान है। Poor peasants were not just interested in lowering of the revenue demand, but many of them were small tenants cultivating land that they had rented from the landlords। तो बेसिकली हमारी जो पुअर पेजेंट्री है या फिर जो हमारे पुअर पेजेंट्स हैं वो दो दो चीजें डिमांड कर रहे हैं। एक तो वो कह रहे हैं कि लो रेवेन्यू डिमांड, ठीक है, वो कह रहे हैं रेवेन्यू डिमांड को भी कम करो, लोअर द रेवेन्यू डिमांड। और दूसरी चीज वो कह रहे हैं कि अनपेड रेंट टू बी रेमिटेड। तो यार ये लोगों के पास ना खुद की तो जमीन होती नहीं थी, तो ये लोग जाके उन अमीर किसानों की जमीन पे काम किया करते थे। अब जब आपने किसी से जमीन ले रखी है, आप स्मॉल टेनेंट हो, किराएदार हो, तो आपको किराया भी भरना है और रेवेन्यू भी देना है। दो दो चीजें हैं। ठीक है, और एक गरीब किसान के पास कहां से, ट्रेड डिप्रेशन है, वही डिप्रेशन कंटिन्यू हो रहा था, कैश इनकम थी नहीं, स्मॉल टेनेंट्स फाउंड इट डिफिकल्ट टू पे देयर रेंट, ये लोग अपना रेंट भी नहीं पे कर पा रहे थे। एंड दे वांटेड द अनपेड रेंट टू बी रेमिटेड, ये चाहते थे कि जो हम किराया भर नहीं पा रहे हैं उसको माफ कर दिया जाए, ये लैंडलॉर्ड्स इस अनपेड रेंट को माफ कर दें। ऑल्सो द कांग्रेस, तो बच्चों इनके लिए स्वराज क्या था? इनके लिए स्वराज यही था कि अनपेड रेंट टू बी रेमिटेड एंड लोअरिंग ऑफ द रेवेन्यू डिमांड, बोथ द थिंग्स। साथ ही में कांग्रेस पार्टी इन्हें बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रही थी। कांग्रेस वाज विलिंग टू सपोर्ट द नो रेंट कैंपेन्स इन मोस्ट ऑफ द प्लेसेस। व्हाई? क्यों नहीं कांग्रेस सपोर्ट कर रही थी? क्योंकि बच्चों पुअर पेजेंट्स अमीर किसान के खिलाफ थे, अमीर जो लैंडलॉर्ड्स थे उनके खिलाफ थे कि वो अनपेड रेंट को माफ नहीं कर रहे हैं, और कांग्रेस उन अमीर किसानों के साथ थी, सपोर्ट में थी उनके।
तो कांग्रेस कहीं ना कहीं उनको नाराज कर देती अगर वो इन पुअर पेजेंट्स की मांगों को सुनती तो। दैट इज वाई कांग्रेस इनकी नो रेंट कैंपेन्स को सपोर्ट ही नहीं करी थी, because it was supporting the rich peasants. Okay, that is why it was not able to support the poor peasants, कि वो ना नाराज हो जाए। उसके बाद बात आती है हमारे इंडियन मर्चेंट्स एंड इंडस्ट्रियलिस्ट की। तो हमारे जो मर्चेंट्स है, जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, बड़े बड़े बिजनेसमैन, होता क्या है बच्चों, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान इंडियन मर्चेंट्स इंडस्ट्रियलिस्ट हैड मेड ह्यूज प्रॉफिट्स एंड दे हैड बिकम पावरफुल। तो जब ब्रिटिशर्स अपनी खुद के देश में बिजी हो जाते हैं वर्ल्ड वॉर के दौरान, वहां पर प्रोडक्शन वगैरह चालू कर देते हैं, कहीं ना कहीं इंडिया में एक वैक्यूम क्रिएट हो गया था। तो यहाँ के लोगों की जो डिमांड्स पूरे करने की बात थी और ब्रिटेन की आर्मी के लिए भी सामान बनाने की बात थी, तो हमारे इंडियन मर्चेंट्स इंडस्ट्रियलिस्ट उस टाइम पे आते हैं और बहुत सारी प्रोडक्शन करते हैं, बहुत सारा पैसा कमाते हैं ड्यूरिंग दैट टाइम। तो वो अपना बिजनेस एक्सपैंड करना चाहते थे, दे वर कीन ऑन एक्सपैंडिंग देयर बिजनेस। दे रिएक्टेड अगेंस्ट कॉलोनियल पॉलिसीज दैट रिस्ट्रिक्टेड बिजनेस एक्टिविटीज। वो चाहते थे कि अभी हमने प्रॉफिट कमाए तो ये नहीं कि अब रुक जाएगा हमारा काम, हम अपने काम को और बढ़ाना चाहते हैं। और जो भी कॉलोनियल पॉलिसीज इनकी बिजनेस एक्टिविटीज को लिमिट करती थी या रिस्ट्रिक्ट करती थी, ये उन सभी पॉलिसीज के खिलाफ थे। दे वांटेड प्रोटेक्शन अगेंस्ट इंपोर्ट्स ऑफ फॉरेन गुड्स एंड अ रुपी स्टर्लिंग फॉरेन एक्सचेंज रेशियो दैट वुड डिस्करेज इंपोर्ट्स। ये चाहते थे बच्चों कि जो बाहर से इंपोर्ट आ रहा है, जो ब्रिटिश गुड्स आ रहे हैं इंडिया में, वो रुक जाए। ठीक है, उसके खिलाफ उन्हें प्रोटेक्शन चाहिए कि वो सारी चीजें हमारे इंडिया में ना आए, हमें एटलीस्ट अपने देश के लोगों के लिए तो प्रोड्यूस करने दो सामान। साथ ही में एक ऐसा फॉरेन एक्सचेंज रेशियो आए जिससे कि इंपोर्ट्स को डिस्करेज करा जाए, मतलब इंपोर्ट्स आए ही ना हमारे देश में, हम उन्हें खरीदे ही ना। ठीक है, तो ये चाहते थे। और अपने इन बिजनेस इंटरेस्ट को ऑर्गेनाइज करने के लिए इन्होंने बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस बनाई, जैसे कि इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल कांग्रेस 1920 में, और जो फिकी है यानी कि फेडरेशन ऑफ द इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज इन 1927। तो ये सारी ऑर्गेनाइजेशंस भी इन्होंने बनाई हैं। तो बेसिकली बच्चों इनके लिए क्या स्वराज था, इनके लिए यही स्वराज था कि इनकी जो बिजनेस एक्टिविटीज हैं उन पे कोई रोक नहीं लगनी चाहिए, उनको एक्सपैंड करा जाना चाहिए, और जो भी कॉलोनियल रिस्ट्रिक्शंस हैं, इनकी एक्टिविटीज को जो रोक रही हैं वो सारी रिस्ट्रिक्शंस हट जाए। उसके बाद आती है हमारी वर्किंग क्लास। अब वर्किंग क्लास के साथ वही पेजेंट्स, पुअर पेजेंट्स वाला हिसाब है कि वर्किंग क्लास इंडस्ट्रियलिस्ट से भी परेशान है और ब्रिटिशर्स से भी परेशान है। वर्किंग क्लास जो है ये सिविल डिसोबीडियंस में ज्यादा हिस्सा नहीं लेती है, एक्सेप्ट नागपुर रीजन में। इंडस्ट्रियलिस्ट केम क्लोजर टू द कांग्रेस, वर्कर्स स्टेड अलूफ। तो क्योंकि कांग्रेस पार्टी जो कि नेशनल स्ट्रगल को लीड कर रही थी, कांग्रेस पार्टी हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ नजदीक थी। ठीक है, इंडस्ट्रियलिस्ट कांग्रेस के साथ थे, सपोर्ट करते थे। इसी वजह से हमारे वर्कर्स दूर रहते थे संघर्ष से, क्योंकि वही बात है ना, वर्कर्स तो इंडस्ट्रियलिस्ट से भी दिक्कत है उसको, कि इंडस्ट्रियलिस्ट जो है उसे लंबे लंबे समय काम कराता है, पैसा देता नहीं है, तो इंडस्ट्रियलिस्ट से भी दिक्कत है और ब्रिटिशर्स से भी दिक्कत है। और क्योंकि कांग्रेस और इंडस्ट्रियलिस्ट जो ओनर है वो साथ में है, इसलिए वर्कर दूर है। But in spite of that, some workers did participate, selectively adopting some ideas of the Gandhian program. तो वर्कर्स वही चाहते थे कि उनके वर्किंग आवर्स रिड्यूस हो जाएं और उनको जो है बेटर वर्किंग कंडीशंस मिले, बेटर वेजेस मिले, है ना। तो ये सारी चीजें वो चाहते थे, उनके लिए स्वराज ये सब था। तो इसलिए वो कहीं कहीं बहुत सारे हिस्सों में गांधीयन प्रोग्राम्स को अडॉप्ट भी करते हैं, हिस्सा भी लेते हैं, बट स्टिल कांग्रेस से थोड़ी दूर ही रहते हैं। फिर बात आती है महिलाओं की, विमेन की। इन्होंने भी पार्ट लिया। लार्ज स्केल पार्टिसिपेशन विमेन का देखा जाता है। दे पार्टिसिपेटेड इन प्रोटेस्ट मार्चेस, मैन्युफैक्चर्ड सॉल्ट, पिकेटेड फॉरेन क्लॉथ, लिकर शॉप्स। प्रोटेस्ट में भी हिस्सा लेती हैं। नमक को भी जब बनाने की बात आई थी, मैन्युफैक्चर करने की बात आई थी, उसमें भी इन्होंने हिस्सा लिया। फॉरेन क्लॉथ, जो फॉरेन कपड़ा था, उसको पिकेट करने की जब बात आती है, लिकर शॉप्स को पिकेट करने की जब बात आती है, वो भी इन्होंने करी। बहुत सी औरतें इस वजह से जेल भी जाती हैं। In urban areas, these women were from high caste families, and in rural areas, they came from rich peasant households. तो हमें एक चीज देखने को यहाँ पे पेक्यूलियर से मिलती है कि शहरों के अंदर, अर्बन एरियाज में महिलाएं बहुत ही जो ऊंचे तबके के घर थे, हाई कास्ट, ऊंची जाति के जो घर थे, वहां से आ रही थी। एंड रूरल एरियाज में भी जो अमीर किसान थे, उन घरों से ये महिलाएं बिलोंग करती थी। तो अपर कास्ट जो औरतें हैं वो ज्यादातर हिस्सा ले रही थी, बट they began to see the service to the nation as a sacred duty of the women. Why were they taking part? क्योंकि उन्हें लगता था कि महिलाओं का ये कर्तव्य बनता है, ये फर्ज बनता है कि वो भी अपने देश को सर्व करें, अपने नेशन को सर्व करें। This increased public role did not necessarily mean any radical change in the way the position of women was visualized. अब आप लोगों को लग रहा होगा कि इससे जो जेंडर गैप है वो खत्म हो गया है, जो भेदभाव है औरत और मर्द के बीच में वो खत्म हो गया है शायद, बट ऐसा नहीं था बच्चों। पब्लिकली औरतें बहुत ज्यादा हिस्सा ले रही थी, आदमियों के साथ हिस्सा ले रही थी, बट स्टिल आज भी सोसाइटी के अंदर जो उनकी इमेज थी वो वैसी की वैसे ही थी।
गांधी जी तक कन्विंस थे कि महिलाओं की ड्यूटी है कि वो अपने घर का, चूल्हे चौके का, हर तो होता है चूल्हा चौका, उसका ध्यान रखें, गुड मदर्स, अच्छी माएं बने, अच्छी बीवियां बने, फैमिली का ध्यान रखें, दैट इज द ड्यूटी ऑफ विमेन। गांधी जी ऑल्सो सेड दैट। साथ ही में फॉर अ लॉन्ग टाइम कांग्रेस वाज आल्सो रिलक्टेंट टू अलाउ women to hold any position of authority within the organization। तो कांग्रेस पार्टी which was actually leading the movement, वो भी यही थोड़ा ऐसे रिलक्टेंट ही रहते थे, इंटरेस्टेड नहीं रहते थे कि महिलाओं को कोई अथॉरिटी की पोजीशन दी जाए, नहीं, आदमियों द्वारा ही डोमिनेटेड था। ओके, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चों हमने 5 अलग अलग सेक्शंस की बात करी है। सबसे पहले हमने बात करी रिच पेजेंट्स की, फिर हमने पुअर पेजेंट्स की बात करी, फिर हमने इंडस्ट्रियलिस्ट्स एंड मर्चेंट्स एंड ट्रेडर्स की बात करी, फिर हमने वर्कर्स की बात करी, उसके बाद हमने विमेन की बात करी। वी हैव सीन कि हाउ दीज पीपल पार्टिसिपेटेड इन द सिविल डिसोबीडियंस, उनके लिए स्वराज क्या था, क्या वो अचीव करना चाहते थे मूवमेंट में हिस्सा लेने के थ्रू, है ना। तो ये सारी चीजें देखी हैं। अब इन लोगों ने तो हिस्सा लिया था, लेकिन कुछ ऐसी कम्युनिटीज थी अभी भी जिन्होंने हिस्सा नहीं लिया था। 2 कम्युनिटीज की हम बात करेंगे। सबसे पहले वी विल टॉक अबाउट दी अनटचेबल्स, यानी कि बच्चों एक समय पर जब भारत के अंदर कास्ट सिस्टम चलता था, जब कास्ट सिस्टम बिल्कुल चरम सीमा पे था अपनी, और एक डिस्टिंक्शन था हमारी सोसाइटी के अंदर, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य, उस टाइम के दौरान, है ना बच्चों, एक ऐसा ग्रुप भी था जिसको इस कास्ट सिस्टम में इंक्लूड भी नहीं किया जाता था। वो थे हमारे अनटचेबल्स, जिनको अछूत माना जाता था। ऐसा माना जाता था कि उन लोगों के टच से अगर वो किसी चीज को छू देंगे तो वो चीज अपवित्र हो जाएगी। जो हायर कास्ट के लोग होते थे वो उनकी तरफ नजर भी नहीं देखते थे, वो कहते थे हमारी नजर पल्यूट हो जाएगी। तो इस तरीके से ये अनटचेबिलिटी हमारे देश में प्रेवलेंट थी उस समय के दौरान। और ये जो अनटचेबल्स थे ये हिस्सा भी नहीं लेते हैं सिविल डिसोबीडियंस में। क्यों नहीं हिस्सा लेते हैं, चलिए देखते हैं। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ऑर्गेनाइज द दलित्स। तो ये लोग ना अपने आप को दलित्स बुलाने लग जाते हैं, सॉर्ट ऑफ अपने आप को ऑप्रेस्ड, कि बिकॉज हमें पूरी सोसाइटी ऑप्रेस करके रखती है, तो उस तरीके से अपने आप को एक नाम देते हैं दलित का। और बी आर अम्बेडकर जी दलित्स को ऑर्गेनाइज करते हैं एक डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन में इन द 1930। 1930 के अंदर डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन का हिस्सा बना देते हैं दलित्स को। उसके बाद बच्चों एक स्ट्रगल चलता है अंबेडकर और गांधी जी के बीच में, ठीक है। तो यहां पर जो स्ट्रगल है वो चल रहा है हमारे अंबेडकर जी के बीच में और गांधी जी के बीच में। और स्ट्रगल किस बात का है? स्ट्रगल इस बात का है कि अंबेडकर जी बोलते थे कि हमें दलित्स के लिए चाहिए सेपरेट इलेक्टोरेट, और गांधी जी कहते थे कि जनरल इलेक्टोरेट ही होना चाहिए। क्या बात हो रही है यहां पर, चलिए मैं आपको समझाती हूं, ठीक है। व्हेन आई टॉक अबाउट सेपरेट इलेक्टोरेट, यहां पर एक स्लाइड ही ऐड कर देते हैं और समझाते हैं। तो बच्चों सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब होता है कि ये ना जैसे एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है, एक चुनाव क्षेत्र है। इस क्षेत्र के अंदर जो वोटर्स रहेंगे, वोटर्स भी सारे के सारे दलित ही रहेंगे, मतलब सारे वोटर्स जो वोट देने जाएंगे वो भी दलित रहेंगे। और जो सीट होगी जिसपे लीडर को चूज करा जाएगा, वो सीट भी रिजर्व करी जाएगी एक दलित लीडर के लिए ही, ठीक है। तो दलित लीडर्स ही खड़े होंगे चुनाव में, और उसी में जो वोटर्स हैं वो भी सारे दलित होंगे, और दलित ही दलित को वोट करने जाएंगे और उसको चूज कर देंगे। दिस वॉज द कंसेप्ट ऑफ अ सेपरेट इलेक्टोरेट। सेपरेट इलेक्टोरेट को SE करके लिख देते, ठीक है। सेपरेट इलेक्टोरेट का ये कंसेप्ट था। बट गांधी जी कहते थे कि ये जो सेपरेट इलेक्टोरेट की चीज आप बोल रहे हो, इससे ना हमारे देश में एक विभाजन क्रिएट हो जाएगा, और कभी भी वो जो कम्युनिटी है बाकियों के साथ इंटीग्रेट नहीं हो पाएगी, हमेशा उनके बीच में एक डिवीजन रहेगा, एक दरार बनी रहेगी। एंड इस वजह से गांधी जी इस चीज के काफी खिलाफ थे। तो जब अंबेडकर सेपरेट इलेक्टोरेट की बात करते हैं तो गांधी जी एक फास्ट अनटू डेथ पे चले जाते हैं कि मैं तब तक कुछ खाऊंगा नहीं, पीऊंगा नहीं, जब तक मैं मर नहीं जाता, अगर ये चीज लागू हो गई तो गांधी जी जो है, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बोल दिया कि हाँ हाँ, उनको तो क्या ही फर्क पड़ता है, वो बोलते हैं हाँ हाँ कर लो सेपरेट इलेक्टोरेट। बट गांधी जी यहाँ पर एक फास्ट अनटू डेथ पे चले जाते हैं, बिकॉज उन्हें लगता है कि अगर सेपरेट इलेक्टोरेट की चीज लागू हो जाती है तो इससे हमारे देश में विभाजन लोगों के अंदर क्रिएट हो जाएगा, एक डिसयूनिटी आ जाएगी, और लोग कभी भी एकजुट नहीं हो पाएंगे, और इससे कंट्री की जो यूनिटी है वो हैम्पर होगी, कभी भी लोग इंटीग्रेट नहीं हो पाएंगे। बच्चों अल्टीमेटली यहाँ पर गांधी जी की जो डिमांड है उसको माना जाता है। अल्टीमेटली अंबेडकर जी गांधी जी की पोजीशन को एक्सेप्ट करते हैं, एंड एक पूना पैक्ट साइन करा जाता है इन दोनों के बीच में सितंबर 1932 में। तो दोनों मान गए हैं, सेपरेट इलेक्टोरेट को बाय बाय बोल रहे हैं कि ठीक है, मैं मानता हूं गांधी जी कि आप जो कह रहे थे सही है वो,
अब जो है बच्चों उसके थ्रू दलित्स को उनकी पॉपुलेशन के प्रपोर्शन में रिजर्वेशन मिल गई, है ना। मतलब कि अब सीट को रिजर्व कर दिया है कि एटलीस्ट मैंने बोल दिया कि 5 सीटें हैं जो मैंने दलित्स के लिए रिजर्व करी है, मतलब कि उस सीट पे अगर किसी को वोट देना है तो लीडर दलित ही चुना जाएगा। बट वोटर्स जो है वो जरूरी नहीं है दलित हो, मतलब उस पूरे चुनाव क्षेत्र में हो सकता है कोई अलग अलग कास्ट के जितने लोग रहते हैं वो सब आके वोट दे, बट जो लीडर है उसके लिए आपने रिजर्वेशन कर दी कि इतनी सीटें दलित्स के लिए रिजर्व्ड है, तो वहां पर दलित लीडर ही चुना जाएगा। ठीक है, तो जनरल इलेक्टोरेट रहेगा और सीट को रिजर्व कर दिया जाएगा फॉर द दलित्स। तो पूना पैक्ट साइन करा गया, डिप्रेस्ड क्लासेस को रिजर्वेशन मिली प्रोविंशियल सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के अंदर, मतलब स्टेट में भी सेंट्रल लेवल पे भी, लेकिन उनको वोट करा जाएगा जनरल इलेक्टोरेट से ही। तो जनरल पॉपुलेशन रहेगी वही उनको वोट देगी। ठीक है, सेपरेट इलेक्टोरेट वाला कोई सिनेरियो नहीं होगा। दलित मूवमेंट फिर भी कांग्रेस लेड नेशनल मूवमेंट के लिए एप्रीहेंसिव थी, उसके खिलाफ थी। दे डिड नॉट पार्टिसिपेट, दलित्स इसलिए हिस्सा नहीं लेते हैं बिकॉज कांग्रेस में कहीं ना कहीं बच्चों जो अपर कास्ट लोग थे वो थोड़ा डोमिनेट करते थे, एंड दैट इज व्हाई द दलित्स स्टेड अवे फ्रॉम इट। ओके, तो ये तो दलित्स हो गए जिन्होंने हिस्सा क्यों नहीं लिया था। एक और कम्युनिटी है वो है मुस्लिम्स की, और मुस्लिम्स ने भी सिविल डिसोबीडियंस में हिस्सा नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? आप लोगों को याद है कि नॉन कोऑपरेशन के टाइम पर गांधी जी ने एकजुट करा था हिंदू मुसलमान को, खिलाफत इशू को भी शामिल कर लिया था साथ ही में, लेकिन नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के फेलियर के बाद में मुस्लिम्स बहुत ज्यादा जुदा हो गए बाकी लोगों से। ऐसा क्यों हुआ? तो आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट, लार्ज सेक्शन ऑफ मुस्लिम्स एलिनेटेड फ्रॉम द कांग्रेस, दूर हो गए कांग्रेस से, एलियन की तरह हो गए कि हम तो नहीं जानते हैं, हमें तो नहीं पहचानते हैं। क्यों ऐसा हुआ? लेकिन so from the mid 1920s, the Congress came to be more visibly associated openly with Hindu religious nationalist groups like the Hindu Mahasabha. बच्चों जो सनातनी लोग थे, है ना, जो हाई कास्ट हिंदूज हैं, वो भी यहाँ पर कांग्रेस के अंदर बहुत सारे थे। और उसी के साथ साथ हम लोग देखते हैं सनातनी तो चलो मतलब एक तरीके से दलित्स वगैरह उस वजह से थोड़े दूर थे। प्लस अलोंग विद दैट कांग्रेस हिंदू ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, हिंदू लीडर्स के साथ बहुत ज्यादा एसोसिएटेड थी, जैसे हिंदू महासभा वगैरह के साथ, एक्सट्रीम जो हिंदू ऑर्गेनाइजेशंस थी। एंड दैट इज व्हाई मुस्लिम्स स्टेड अलूफ, मुस्लिम्स थोड़ा दूर होते गए होते गए होते गए। Jinnah was willing to give up the demand for separate electorates if Muslims were assured reserved seats in the Central Assembly and representation in proportion to the population in the Muslim dominated provinces. तो जो हमारे मोहम्मद अली जिन्ना थे, सबसे पहले तो इन्होंने डिमांड आगे रखी थी मुस्लिम्स के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट की। पर ये कहते हैं कि ठीक है, अगर आपको यूनिटी चाहिए देश में तो मैं एक काम करता हूं कि मैं उस सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड भी गिव अप करने के लिए तैयार हूं, बट उसके बदले में जितनी पॉपुलेशन मुस्लिम्स की मुस्लिम डोमिनेटेड एरियाज में है, जहां मुस्लिम ज्यादा है, जैसे बंगाल है, पंजाब है, वहां जितनी ज्यादा उनकी पॉपुलेशन है उस हिसाब से उनको रिजर्वेशन मिलनी चाहिए सेंट्रल असेंबली में। तो सेंट्रल लेवल पे जो आप लीडर्स को चुनोगे उतनी रिप्रेजेंटेशन मतलब उतनी रिजर्वेशन मुस्लिम्स को वहां पे सीटों में मिलनी चाहिए जितनी उनके डोमिनेटेड एरियाज में है। मतलब कि अगर कोई डोमिनेटेड मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया 80% मुस्लिम्स रहते हैं, 20% हिंदूज रहते हैं, तो उस हिसाब से 80% सीटें रिजर्व कर दो मुस्लिम्स के लिए, तब तो मैं अपनी डिमांड को गिव अप कर दूंगा। तो बच्चों नेगोशिएशन के लिए लोग पहुंचते भी हैं वहां पे, एक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस होती है 1928 में, लेकिन यहाँ पर जो एमआर जयकर होते हैं हिंदू महासभा के, वो बोलते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ये हम जो है नहीं दे पाएंगे आपको रिजर्वेशन, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हो पाएगा इस चीज पे। एंड इस टाइम पे बच्चों मुस्लिम्स बहुत ज्यादा कंसर्न्ड भी थे कि हमारा ये जो देश अगर बनेगा भी, है ना, जिस आजादी के लिए वो लड़ रहे थे, वो मतलब ये सोचते थे कि अगर देश बनेगा भी तो उस देश के अंदर जो मुसलमान है वो बिल्कुल एक माइनॉरिटी बन के रह जाएंगे, एक अल्पसंख्यक समूह की तरह रह जाएंगे और शायद उनको राइट्स नहीं मिलेंगे, राइट। और ये बच्चों यही जो टेंशन है आगे चल के एग्रावेट होती हैं और बढ़ती हैं और बढ़ती हैं और बढ़ती हैं, और अल्टीमेटली वो पार्टीशन हो जाता है, दोनों देश बट जाते हैं हिंदू मुसलमान के बेसिस पर और पार्टीशन हो जाता है। ठीक है, तो दैट इज व्हाई दीज पीपल दे डिड नॉट पार्टिसिपेट इन द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, बिकॉज कांग्रेस उस टाइम पे हिंदू लीडर्स के साथ, हाई कास्ट हिंदूज के साथ और हमारी जो हिंदू महासभा है उसके साथ विजिबली एसोसिएट हो गई थी। दैट इज व्हाई दे स्टेड अलूफ। ओके, प्लस जो इन्होंने मांगे रखी वो इनकी पूरी नहीं हुई। तो ये सारे रीजन था, दैट इज द रीजन बच्चों दलित्स एंड मुस्लिम्स वर नॉट अ वेरी कीन मेंबर पार्टिसिपेंट ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। आई होप ये बात क्लियर है। अब जरा लास्ट टॉपिक पर आ जाते हैं, और लास्ट टॉपिक है बहुत ही ज्यादा मनोरंजक, और ये जो टॉपिक है ये है अबाउट द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग, कि हम सब अपने आप को
आपने वो मूवी देखी है चक दे इंडिया? चक दे इंडिया के अंदर ना शाहरुख खान पहले पूछते हैं सभी लड़कियों से कि तुम कहाँ से हो, तुम कहाँ से हो? तो कोई बताता है मैं पंजाब से, मैं गुजरात से, मैं आसाम से। लेकिन एक लड़की होती है जो बोलती है इंडिया, राइट? तो वहीं पे मतलब तालियां बजने लग जाती हैं हॉल के अंदर। तो वही चीज है बच्चों कि हम ठीक है, कोई पंजाब से है, कोई गुजरात से है, कोई आसाम से है, कोई बंगाल से है, बट सबसे पहले जो हमारी आइडेंटिटी है वो क्या है? दैट कलेक्टिव आइडेंटिटी दैट वी हैव, दैट वी ऑल आर इंडियंस। हम सब पहले भारतवासी हैं, फिर हमारी कोई रीजनल आइडेंटिटी है, राइट? तो वो जो एक कलेक्टिव आइडेंटिटी को डेवलप करा गया सभी भारतीयों के बीच में कि सबके अंदर एक वो पहचान आनी चाहिए कि हम सब भारतवासी हैं, कैसे करा गया उस आइडेंटिटी को क्रिएट? उसके लिए कुछ कुछ मेजर्स लिए गए, जैसे कि सबसे पहले यहां देखो लिखा क्या है, इट मीन्स दैट पीपल बिगैन टू बिलीव दैट दे वर ऑल अ पार्ट ऑफ द सेम नेशन एंड डिस्कवर्ड सम यूनिटी। कलेक्टिव बिलोंगिंग का या कलेक्टिव आइडेंटिटी का मतलब ही होता है कि लोग ये समझने लगे कि हम सब एक ही देश का हिस्सा है एंड हम सबके बीच में वो एकता होनी चाहिए, यूनिटी होनी चाहिए। द फर्स्ट थिंग दैट दे डिड वाज टू क्रिएट अ इमेज ऑफ भारत माता। बच्चों जैसे हमने यूरोप वाला चैप्टर पढ़ा था उसके अंदर एलिगरी बनाई गई थी, जर्मनी की जर्मेनिया, फ्रांस की मरेन, तो उसी सेम तरीके से इंडिया की एलिगरी भी है, वो है हमारी भारत माता। आप यहाँ पे भारत माता को देख सकते हैं। तो भारत माता कोई असली में औरत नहीं है, उन्हें ढूंढने मत चले जाना। भारत माता बच्चों एक विजुअलाइज हमने करा है, मतलब नेशन का जो आइडिया होता है उस आइडिया को हमने एक फीमेल फिगर के फॉर्म में बनाया है कि जैसे ही हम उस फीमेल फिगर को देखें तो हमारे अंदर से मतलब वो भारत वाली फीलिंग आ जाए, प्राइड वाली फीलिंग आ जाए फॉर आवर नेशन। ठीक है, तो शी रिप्रेजेंट्स इंडिया, जस्ट अ विजुअलाइजेशन, नॉट समवन हु एग्जिस्ट्स इन रियलिटी। तो सबसे पहले इनको क्रिएट करा था, मतलब इनके बारे में लिखा था बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने। 1870s में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने वंदे मातरम भी लिखा था, हिम टू द मदरलैंड, देश को डेडिकेट करते हुए, है ना? तो वंदे मातरम का गाना लिखा। इसके बाद इस गाने को आनंद मठ में वो जो उनकी नॉवल थी उसके अंदर शामिल भी करा गया, और बंगाल के अंदर जो स्वदेशी मूवमेंट हो रही थी उसमें बढ़ चढ़कर लोगों ने इस गाने को गाया भी था। तो जब भी हम बच्चों आज भी अगर वंदे मातरम गाते हैं तो हमारे अंदर वो जो देश के लिए प्राइड की फीलिंग है वो आ ही जाती है। इसके बाद भारत माता की इमेज सबसे पहले ड्रॉ किसने करी थी? स्वदेशी मूवमेंट से इंस्पायर होने के बाद अवनिंद्रनाथ टैगोर ने सबसे पहले अपनी भारत माता की इमेज को पेंट करा, जहां पे भारत माता कुछ ऐसे साध्वी सी दिखाई गई हैं, बिल्कुल काम कंपोज्ड एक देवी की तरह, डिवाइन, है ना, स्पिरिचुअल सी दिखाई गई है, एस्थेटिक फिगर है, साध्वी की तरह इनको शोकेस करा है अवनिंद्रनाथ टैगोर ने। सो दिस वाज एक्चुअली द वेरी इनिशियल पिक्चर दैट वाज पेंटेड बाय अवनिंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, इसके बाद बच्चों नेक्स्ट चीज आती है फोक कल्चर को रिवाइव करना। दूसरी चीज जिससे लोगों के अंदर वो बिलोंगिंगनेस को लाया जा रहा था वो था हमारे इंडियन फोकलोर को, हमारा जो भारत का लोक लोक कल्चर है, लोक संस्कृति है ना, जैसे कि लोक गीत है, लोक नृत्य है, उन सब चीजों को वापस रिवाइव करने की कोशिश करी जा रही थी भारत के अलग अलग हिस्सों में। यार इंडिया इतना ज्यादा डाइवर्स है, आप देखते हो बंगाल का कुछ अपना कल्चर है, राजस्थान का कुछ अपना कल्चर है, गुजरात का कुछ अपना कल्चर है, हर जगह पर एक एंशिएंट ट्रेडिशनल कल्चर चलता चला जा रहा है। Nationalists began recording folk tales that were sung by bards. They toured villages to gather folk songs and legends. तो जो हमारे नेशनलिस्ट थे ये फोक टेल्स को रिकॉर्ड करने लग गए, जो बार्ड्स मतलब जो लोग इधर उधर ट्रैवल करके गाते थे, विलेजेस घूमने लगे, वहां पे जो लोकल लोगों को पता थे वहां पे लोक संगीत, लोक बहुत सी कहानियां थी, उन सब चीजों को वो कलेक्ट करने लग गए। ये जो टेल्स हैं, ये जो कहानियां हैं, दे गिव अ ट्रू पिक्चर ऑफ द ट्रेडिशनल कल्चर दैट हैड बीन करप्टेड एंड डैमेज्ड बाय द आउटसाइड फोर्स। तो ये बच्चों जितना भी हमारा ये जो पुरानी पुरानी कहानियां हैं, जैसे आपने भी बचपन में सुनी होंगी अपनी नानी से, अपनी दादी से, तो ये सारी जो कहानियां हैं ये असल में हमें इंडिया के कल्चर के बारे में बताती है, जो हमारा असल में कल्चर रहा है, एंशिएंट कल्चर रहा है, जो हमारी वैल्यूज रही हैं, जो हमारे मॉरल्स रहे हैं, उसके बारे में हमें ज्ञान देता है। ठीक है, और कहीं ना कहीं इस कल्चर को करप्ट करा है, बर्बाद करा है, खराब करा है इन सभी ब्रिटिशर्स ने, और जो बाहर के लोग हमारे देश में आए ना, इन्होंने खराब करा वो कल्चर, और कहीं ना कहीं हमें बताया कि आपका कल्चर तो बेकार है, और बहुत से इंडियंस भी ऐसा मानने लगे। बट नाउ इट वाज टाइम टू एक्चुअली रिवाइव इट, उसको फिर से लाओ, लोगों को बताओ, दिखाओ, उनको पहचान कराओ कि ये है तुम्हारी संस्कृति। बंगाल में रविंद्रनाथ टैगोर ने जिम्मा लिया, वो खुद ही बैलेड्स होती है शूरवीर की गाथाएं कलेक्ट करने लगे, नर्सरी राइम्स कलेक्ट करने लगे, मिथ्स जो पुरानी पुरानी कथाएं थी उनको कलेक्ट करने लगे, और फोक रिवाइवल का जो मूवमेंट है बंगाल के अंदर रविंद्रनाथ टैगोर ने लीड करा है। मद्रास के अंदर नेताशा शास्त्री थे
जिन्होंने एक मैसिव 4 वॉल्यूम कलेक्शन बुक जो है तमिल फोक टेल्स की, उसको पब्लिश करा, जिसका नाम था फोकलोर ऑफ सदर्न इंडिया। तो ये सारी चीजें मद्रास में, बंगाल में इन्होंने करी। उसके बाद बच्चों तीसरी चीज थी ट्राई कलर फ्लैग, यानी कि हमारे तिरंगे झंडे को भी क्रिएट करा गया। ऑब्वियसली आज जैसा झंडा लगता है वो इससे बिल्कुल अलग है, पर थोड़ा सा सिमिलर है। तो सबसे पहले बंगाल के अंदर स्वदेशी मूवमेंट के दौरान एक ट्राई कलर फ्लैग रेड येलो ग्रीन कलर का डिजाइन करा गया था। इसमें ऊपर 8 लोटसेस थे, जो कि हमारी 8 प्रोविंसेस जो थी ब्रिटिश इंडिया के दौरान, ब्रिटिश के अंडर जो 8 प्रोविंसेस आती थी उसको ये लोटसेस रिप्रेजेंट करते थे। और ये जो क्रेसेंट मून था, जो आधा ये चांद था, ये हमारे हिंदूज एंड मुस्लिम्स को रिप्रेजेंट करता था। उसके बाद बच्चों गांधी जी ने भी एक तिरंगा झंडा बनाया था। हमारा स्वराज फ्लैग जिसको हम लोग बोलते हैं, व्हाइट ग्रीन रेड कलर का है, ये भी तिरंगा है। और इसके बीच में जो है एक चरखा बन रखा है। चरखा क्यों बना है? क्योंकि चरखा जो है वो एक तरीके से गांधीयन आइडियल ऑफ सेल्फ हेल्प को रिप्रेजेंट करता है। गांधी जी हमेशा ही बोलते थे ना कि आत्मनिर्भर बनो, खुद से करो जो चीज करनी है, ब्रिटिशर्स की हेल्प मत लो, है ना। तो यहाँ पर उन्होंने चरखा बनाया है। चरखा एक तरीके से वो एक ऐसी चीज थी जिससे कि हमारी लोकल इंडस्ट्रीज चलती थी, हमारे लोकल लोग काम करते थे उस चरखे पर, बुनाई करते थे। तो इसलिए उन्होंने चरखा बनाया है, विच रिप्रेजेंट्स द गांधीयन आइडियल ऑफ सेल्फ हेल्प, आत्मनिर्भरता को दर्शाता है। और ऑब्वियसली तो ये जो झंडे थे बच्चों, लोग जब निकलते थे स्ट्रगल करने के लिए, ले लेकर निकलते थे झंडे, और झंडे को देखते ही आपके अंदर वो एक प्राइड आ जाती है, राइट। लास्ट चीज जो करी गई कलेक्टिव आइडेंटिटी को क्रिएट करने के लिए, दैट वाज द री इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री, यानी कि जो इतिहास है उसको फिर से बताया गया, फिर से इंटरप्रेट करा गया, फिर से उसका मतलब निकाला गया। क्यों? देखो, टू इंस्टिल अ सेंस ऑफ प्राइड इन द नेशन, इंडियन हिस्ट्री हैड टू बी थॉट अबाउट डिफरेंटली। ब्रिटिश सॉ इंडियंस एज बैकवर्ड, प्रिमिटिव, इनकेपेबल ऑफ गवर्निंग देमसेल्व्स। बच्चों जब अंग्रेज भारत आए थे ना, तो उन्होंने ना ये रीजन दिया था कि आप लोग तो अनपढ़ हो, पुरानी सोच के हो, पिछड़े हुए हो, पढ़ाई लिखाई आपने करी नहीं है। दैट इज द रीजन कि हम लोग ज्यादा केपेबल हैं आप पे शासन करने के लिए, क्योंकि हम पढ़े लिखे हैं, हम समझदार हैं, वी आर नॉट फूल्स लाइक यू। ऐसे करके ना उन्होंने हमारा ब्रेन वॉश करा, और हम भी शायद मानने लग गए कि हाँ ये बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं, शायद इन्हें ही हम पे शासन करना चाहिए। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, ठीक है। सो यहाँ पे वही बात हो रही है कि हमारे इतिहास को फिर से निकाल के देखने की जरूरत है कि इंडिया ने अपने पास्ट में बहुत सारी चीजें अचीव कर रखी हैं, है ना। वो गर्व अपने अंदर फिर से पैदा करना है देश के प्रति, अपने लोगों के प्रति, जो कि कहीं ना कहीं खो गया था, कहीं ना कहीं डगमगा गया था वो भरोसा। तो यहाँ पे वही बात हो रही है बच्चों कि इंडियन हिस्ट्री को फिर से देखने की जरूरत थी, ताकि हम गर्व कर सके अपने देश के ऊपर। इन रिस्पॉन्स इंडियंस बिगैन लुकिंग इनटू द पास्ट टू डिस्कवर इंडियाज ग्रेट अचीवमेंट्स। तो हम अपने पास्ट में झांक कर देखने लगे, अपनी जो अचीवमेंट्स हैं इतिहास की उसको देखने लग गए, उसमें झांकने लग गए, और पता करने लग गए कि व्हाट ऑल हैव वी डन इन द पास्ट, एंड कैसे जो है उन सब चीजों के थ्रू फिर लोगों को पता चला कि अच्छा हमने ये भी करा है, वो भी करा है, वो भी करा है, ये हमारा कंट्रीब्यूशन है। एंड उससे जो है उनके अंदर वो आता गया, प्राइड आती गई कि हाँ हम भी किसी से कम नहीं है, हम भी बहुत आगे हैं, और हम जो है सब कुछ कर सकते हैं। गवर्न करने की बात तो बहुत वो हल्की बात है, राइट। तो यहाँ पे बच्चों ये सारी चीजें करी जाती हैं ताकि लोगों के अंदर एक वो देश प्रेम की भावना है, नेशनलिज्म की भावना है, सबके अंदर एक कलेक्टिव आइडेंटिटी को भी क्रिएट किया जा सके, और एक वो जो प्राइड है अपने देश के प्रति, एक जो इज्जत है, वो जो भरोसा है, वो जो गर्व है, उसको भी लाया जा सके। आई होप कि ये पूरी कहानी आप लोगों को समझ में आ चुकी है। आज की हमारी जो क्लास है वो यहीं पर हो जाती है समाप्त। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर एंड हैव अ वेरी गुड डे, बाय बाय।